आज की हमारी कहानी मुकोतो मिशुमी नाम के एक बंदे पे है। अपने भाई को लगता था वो सिंपल सीधा साधा बंदा है जो जापान में रहता है, लेकिन तभी एक दिन उसे मून गॉड समन कर लेते हैं। मून गॉड मुकोतो को बताते हैं तुम्हारे मम्मी पापा तो ट्रक को निपटा दिया, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड चाहते थे कि तुम भी उनके साथ जाओ, इसलिए वो चाहते थे तुम्हें एक हीरो बनाए उस दुनिया में। इसलिए जो मून गॉड होता है वो उसे दूसरी दुनिया में रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और कहता है आगे जाकर तुम्हें एक गॉडनेस मिलेगी, उनसे बात करना, वो तुम्हें बताएंगी कि आगे क्या करना है। तभी अपने भाई को एक गॉडनेस दिखती है जो कि कहती है अच्छी ये तो टट्टी है। वो गॉडनेस हमारे मुकोतो भाई को कहती है तुम तो बिल्कुल टट्टी ऐसे शकल के हो भाई, तुम्हें कैसे मैं हीरो बना दूं यार। वो कहते हैं ना तुम्हारे पास शकल ना दिमाग ना कुछ है तुम पे, वैसे भी तुमसे काफी अच्छे हीरो जो है उस दुनिया में है, तो मैं एक जानवर ही बनाऊंगी। पर खैर तुम्हारी इस भद्दी सी शक्ल को देखे कम से कम मैं तुम्हें एक पावर दे ही सकती हूँ। और वो हमारे भाई को असल में दूसरे जानवरों से बात करने की शक्ति देती है, यानी कि ह्यूमन के अलावा जितने भी लोग होते हैं उन सबकी भाषा समझने की शक्ति। और इतनी भोंदू सी शक्ति देने के बाद उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है। और वो जगह भी असल में बिल्कुल ही सुनसान सी जगह होती है, बिल्कुल ही भाई के दिमाग की तरह। तभी अपने भाई जो होता है वो जैसे उस दुनिया में आता है उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और अपना भाई सीधे भागते हुए जाता है और उसे सुअर की शक्ल की लड़की मिलती है। नहीं मतलब मैं इसमें कुछ नहीं जानता भाई, ये सच में ऐसी है। तभी अपना मुकोतो भाई जो होता है वो दो शेर वाले कुत्ते की जाके ऐसी की तैसी कर देता है। अपना भाई जाता है और दो शेर वाले कुत्ते की एक साथ काट देता है। नहीं चिंता मत कर, तुम्हारी तरह अपना भाई भी सोचा कि आखिर वो इतनी तेज भाग कैसे रहा है, उस पे इतनी पावर कैसे है। कसम से बता रहा हूँ हमारे एमसी की बिल्कुल जिंदगी ऐसी है कि भाई क्या ही बताए। मतलब भाई को सुअर जैसी शक्ल लड़की से बात करने के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है। तो वो जो सुअर वाली लड़की होती है वो अपना नाम एमा बताती है और अपने भाई से बात करती है कि असल में वो एक बलि है जिसे असल में ड्रैगन को दिया गया है। तभी हमारी जो लड़की होती है एमा जो कि अपने भाई को सिखाती है कि आखिर फायर मैजिक कैसे यूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना भाई जो होता है चली जाता है ऊपर पहाड़ी में एक ड्रैगन से लड़ने के लिए, जो कि असल में एमा की सेक्रीफाइस देना चाहता है। अपने भाई टेंशन में चले तो जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद थोड़ी हरकतें कर देता है। अब अपना भाई असल में वैसे तो आर्चरी में काफी अच्छा है जो कि उसने पिछली जिंदगी से सीखा है, लेकिन अगर वो किसी का घर उजाड़ दिया तो भाई उस बंदे का क्या ही होगा। जैसे अपने भाई ने उस ड्रैगन को उजाड़ दिया और अब वो ड्रैगन इसके लेने आ गया। अब भाई की बिल्कुल ही खोपड़ी सनक चुकी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। वो ड्रैगन अपने भाई पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन अपना भाई जो होता है बिल्कुल ही डॉज करने में माहिर होता है और ड्रैगन के हर एक वार से बच जाता है। लेकिन तभी अपना भाई जो होता है सीरियस मोड में आ जाता है और मून गॉड से उसे जो एबिलिटी मिली होती है उस एबिलिटी का यूज करते वो सीधे अपनी पंचिंग स्किल दिखा देता है। वैसे तो अपने भाई को ज्यादा कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन भाई को थोड़ी बहुत बॉक्सिंग आती है, जिसकी वजह से वो 3 शॉट में ड्रैगन को नॉकआउट कर देता है। अब इतना बड़ा शरीर लेने के बाद भी अगर ड्रैगन हार रहा है तो भाई उसी किल से ही ना। और तभी ड्रैगन अपनी इताची वाली शक्तियां दिखाते हुए उसे गेंजूसु में फंसाने की कोशिश करता है। उस ड्रैगन की एबिलिटी के कारण अपना जो भाई होता है वो गेंजूसु में फंस जाता है। उसे लगता है कि भाई की क्रेस उसके पास आती है, उसे प्रपोजल भेजती है और सिर्फ इतना नहीं बल्कि लेने देने की बात भी करती है। अब भाई भी अपने औकात जानता है और समझ जाता है कि भाई ये तो कोई मैं लेने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भाई की फैंटेसीज को तो भाई ड्रैगन भी मजे ले रहा होता है। तब अपना जो मुकोटो होता है वो समझ जाता है कोई ना कोई तो उसकी फिर ले रहा है और तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक और एबिलिटी है जो कि मून गॉड ने उसे दी थी कि असल में वो भी मैनिपुलेट कर सकता है अपनी आसपास की चीजों को। अब तब भाई की भी क्रेज जाती है और कहता है भाई तूने मेरे से मजे कैसे ले लिए। और जैसे ही दीवार तोड़ के वो बंदा जा ही रहा होता है बस उस ड्रैगन के लगाने के लिए, लेकिन तभी अपना जो ड्रैगन होता है वो बिल्कुल बच्चों ऐसी हरकतें करना शुरू कर देता है और मुकोटो को कहता है भाई कसम से तेरी फैंटेसीज ना आया है अलग ही लेवल की है। ड्रैगन बताता है इसलिए उसने वो सारी की सारी उसकी मेमोरीज देख ली, उसे काफी ज्यादा मजा आया और अब वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता है, उसी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। पहले तो अपने भाई जो तो सोचते ही हैरान हो जाते हो, कहते हैं ये वो दोस्त होता है। वो जो ड्रैगन होता है वो उसके साथ उसकी जर्नी में आने के लिए शामिल हो जाता है। दोनों की डील साइन होती है, हमें देखने को मिलता है कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी अपने भाई की फैंटेसीज को पूरी करने वाली एक लड़की में। वो जो ड्रैगन होते हैं वो बताते हैं कि असल में ऐसा जो आउटफिट है वो असल में उसी मुकोटो की उसने मेमोरीज में देखा है और असल में उसने समुराई बनने की कोशिश की है। बल मैं तो मुकोटो के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अपने भाई को अब एटलीस्ट कोई सुअर वाली लड़की तो नहीं आ रही उसके साथ उसके सफर पे, वरना कसम से मैं ही एक्सप्लेन करना छोड़ देता। चलो हमारा भी दिल बहलता रहेगा, तुम्हारा भी। तब जो अपने ड्रैगन और हमारे भाई के बीच में काफी बातें होती है और जो ड्रैगन लड़की है ये काफी ज्यादा खुश होती है अपने भाई के साथ उसकी जर्नी में जाने के लिए। तभी जो ड्रैगन होते हैं वो उसे वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे से वही जा सकती है। जैसे अपना भाई उस जगह को देखता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर जगह आकर वो वहाँ पे क्यों नहीं है। अपना भाई बिल्कुल ही खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह क्या बात है। और तब ये दोनों कहते हैं कि यहाँ पे चलो एक सिटी बसाते हैं और जो ड्रैगन होती है वो भी इस बात से एग्री कर जाती है। एंड इसके बाद ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं और जैसे वो बाहर निकलते हैं उन्हें वो सूरज जैसी शक्ल वाली लड़की मिलती है और तो वो लोग सोचते हैं कि चलो इन्हीं के पास चलते हैं। और तभी इन दोनों की काफी ज्यादा खातिरदारी होती है, खाना वाना पिलाया जाता है और ये असल में अपने भाई के लिए हो रही है पार्टी। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपना मुकोटो भाई इस लड़की की तारीफ क्यों कर रहा है। नहीं भाई लिटरली तेरा टेस्ट तो ठीक है ना, तू देख सकता है लेकिन हम लोग नहीं देख सकते फिर ये आने में। वहीं दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे ड्रैगन होते हैं वो विलेज के चीफ से बात करी होती है कि क्या वो एक बढ़िया जगह पे जाना पसंद करेंगे। लकीली सब लोग मान भी जाते हैं और वो लोग डैमिंग प्लेन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी वो लोग पूछते हैं कि आखिर वो लोग अपना सामान वहाँ कैसे ले जाएंगे, लेकिन अब जो ड्रैगन होते हैं वो सब कुछ कर सकती है, बाकी बच्चा किसका वैसे। और उन सभी लोगों को और उनके घरों को भी वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देती है उस डैमिंग प्लेन पे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, सब लोगों की बढ़िया खा पी रहे होते हैं। अपना भाई भी 5 एलिमेंट सीख चुका होता है या फिर अलग अलग पावर कैसे यूज करते हैं, क्या मतलब वाटर सबसे बेस्ट यूज करता है अपना भाई। तभी कुछ पिग मॉन्स्टर्स जो होते हैं, ऑफ कोर्स हम पिग बोलेंगे इन्हें,
वो लोग कहते हैं कि उन लोगों से बड़े बड़े पेड़ नहीं कट रहे, और अपना भाई जो होता है वो उसकी एक और एबिलिटी का यूज करता है जो कि उसे उसी मून गॉड से मिली होती है, और उस चीज का यूज करके अपना जो भाई होता है वो काफी आसान से बिल्कुल बटन जैसे काट करते हैं वैसे काट देता है उस पेड़ को। इवन अपना जो भाई है वो दूसरों को हील भी कर सकता है, सिर्फ दूसरों को, खुद को नहीं। खुद को तो उसे अपनी पट्टी बांधनी पड़ती है। यार दो चार ढंगी पावर तो दो अपने भाई को। तब जो ड्रैगन गर्ल एक दद्दू को उठा के ले जाती है जो कि असल में बेहोश पड़ा होता है, रात में ज्यादा पी ली होगी शायद। और तभी ड्रैगन गर्ल बताते हैं असल में एक स्पाइडर थी जिसने असल में ऐसा कर दिया था, और कहते हैं ना नाम लिया शैतान हाजिर, वहीं तभी वो स्पाइडर आ जाती है और सीधा डेमी प्लेन की जो वॉल होती है उसको तोड़ देती है। अब इतने बड़े मकड़े को देख के तो हम चप्पल तो मार नहीं सकते हैं, तो घरेलू उपाय तो काम आएंगे नहीं, इसलिए अपना भाई भी डरा हुआ होता है। अपना भाई सोचता कि भाई अगर असल में वो नहीं निकाल सकता इसे तो भाई कम से कम उसके ड्रैगन दोस्त निकाल देगी, लेकिन वो मुकोटो को मना कर देती है और कहती है मैं नहीं कर रही, नहीं मतलब रखा ही इसलिए इसको। तभी जो मक्कड़ होता है वो रुकता थोड़ी है भाई, वो अंदर आने को और होता है। अपना भाई कुछ ज्यादा उतावला हो रहा होता है और तब अपने जो मुकोटा है वो जाता है, लेकिन तभी वो मक्कड़ जो होता है उस पर हमला कर देता है और अपना भाई जाके उसकी एक टांग काट देता है। अपने भाई को लगता है कि भाई अभी शांत हो जाएगा, लेकिन मक्कड़ भी कम नहीं होता, उसके ऊपर आ जाता है अपने भाई के ऊपर और उसको अपने डार्क वेब का यूज करता है। अपने भाई जैसे तैसे उसके डार्क वेब से बचता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो मक्कड़ होता है वो असल में अपनी टूटी हुई टांग को भी रिजनरेट कर लेता है। और तो अपने भाई कहता है अब तो तेरा गेम बजाना पड़ेगा मामू, और अपने आँख की गोले वाले शोले उस पर हमला करना शुरू कर देता है। भाई ये आर्चरी स्किल कुछ ज्यादा अच्छी होती है और इवन वो अपनी स्पेयर्स का भी अटैक करता है उस पर। अब इतना ज्यादा आग याग करने के बाद हमें लगता है कि भाई ये हार मान जाएगी, लेकिन नहीं, अपने मुकोटो भाई ने जो हमले किए होते हैं उन्हीं से हील हो जाती है। लेकिन मकड़ी के तब भी ना मरने के कारण अपने जो भाई होता है वो और ब्रेथ पाव का यूज करता है और फ्लेम स्पेयर्स का यूज करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है और वो जो बड़की जो मकड़ी है वो उसको और ज्यादा मार देती है और अपने भाई की एक स्पेशल बैरियर में से उसे तोड़ के अंदर जाके मारती है। नहीं मतलब घर में घुस के मारती है। मैं ना सहता और अपना भाई भी नहीं सहता। अपना मुकुटो भाई पहले तो सोच रहा होता कि भाई वो विलेज को बचाएगा, लेकिन अब नहीं, अब तो सीधे तबाही होगी। अपना भाई भी फुल टेंशन में उस मकड़ी को पीने शुरू कर देता है और एक बिल्कुल मशीन गन बना देता है ताकि उस मकड़ी को हमला करने का मौका ही ना मिले। और तब अपने सबसे ज्यादा स्पेशल एलिमेंट यानी वाटर एलिमेंट का यूज करते हुए अपनी आर्चरी स्किल को दिखाता है और बिल्कुल एक सूट के मारता है, क्योंकि उस मकड़ी को तो दूर फेंकते फेंकते साथ में अपने भाई की भी हालत खराब हो जाती है इतना ज्यादा मैजिक यूज करने के कारण। लेकिन अपनी वो जो मकड़ी हो वो तो अभी भी जिंदा है भाई, और वो हमारे बेहोश पड़े हुए भाई को उठाती है। अपनी ड्रैगन गर्ल को लगता है कि भाई ये तो उसे खा जाएगी, नहीं मतलब उसके वफादार पेट होने के बावजूद भी उसे खा जाएगी। लेकिन अपने भाई की किस्मत ऐसी होती है कि भाई उस मकड़ी को भी उस पर प्यार आ जाता है। नहीं मतलब हद होती है ना भाई एक चीज की, वो कर दी यहाँ पे। ये जो मकड़ा है असल में मकड़ी बन जाती है, उसको प्यार आ जाता है अपने भाई पे, और तभी अपने भाई को खाती नहीं है और तभी अपनी ड्रैगन गर्ल आती है और उसको एक लात मारती है और अपने मुकोटो को वहाँ से उठा लेती है। अब बात ऐसी होती है कि भाई अपनी जो मकड़ा है वो उसे खाना नहीं चाहती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है ऑफ कोर्स। और इस चीज को देख के अपनी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो उसे बोलते हैं कि क्यों ना तुम भी एक काम करो, उसके साथ डील साइन कर लो और हमेशा हमेशा के लिए इसके साथ रहो, और वो मान जाती है। वहीं अगली सीन में जब हमारा मुकोटो उठता है तो उसे एक लड़की देखने को मिलती है। इसने लड़की को देख के अपने जो भाई होता है वो सोचता है कि भाई ये कौन है, ये क्या देख रही हो, और उसके जो इशारे होते हैं वो तो अलग ही होते हैं। भाई को पता होता है कि उसे लड़कियों की जाल में नहीं फंसना है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। वो तो वो जो मकड़ी रानी होती है वो सब बताती कि असल में और कोई नहीं है बल्कि वही मकड़ी है जिसके साथ वो लड़ रहा था, लेकिन उसने इतनी अच्छी लड़ाई की कि उसे भी तो बिल्कुल ही प्यार आ गया। और जब मुकोटो बेहोश था तब उसने उसके साथ डील साइन कर ली। मैं मतलब कोई बात नहीं भाई, जस्टिस फॉर मुकोटो। और अपने जो भाई है अब उसको काफी ज्यादा धक्के मिले जा रहे होते कि भाई ये क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में। तभी वहाँ पे वही ड्रैगन गर्ल आ जाती है, वो भी उसी दद्दू को लेके। अपने भाई वो मकड़ के बारे में बताता है और ड्रैगन गर्ल बताते हैं असल में उसी ने तो ये सिस्टम बैठा है। तभी जो भाई होता है वहाँ पे वो दद्दू को देखते हुए बोलते हैं हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, और वो दद्दू बताता है कि असल में वो काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है उसका, आखिर उसने उसे बचाया भी है। और तब वो बताता है कि असल में वो हथियार जैसी चीजों को बनाता है। वो बंदा बताता है कि असल में उसका काफी ज्यादा आभारी है क्योंकि असल में उसने बेशक उसकी रक्षा जो की है। तभी दद्दू कहता है कि असल में वो भी चाहती है कि उनका भी विलेज इस जमीन प्लेन में आए। अपना भाई तो मान जाता है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी ड्रैगन गर्ल होती है वो नहीं मानती और कहती है अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए भरना पड़ेगा फीस। ड्यूटी में ये है कि तुम्हें हमारे लिए वेपन्स ये सब बनाने पड़ेंगे इस विलेज के लिए और अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी। और तो वो जो दद्दू होता है वो मान जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इन कंडीशंस को मानता हूँ। लेकिन अपने भाई की आंखों के सामने वहाँ पे करप्शन भी चलना शुरू हो जाता है और अपने भाई को ये सब देख के यकीन नहीं हो रहा होता। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि चलो भाई हमें को एक नाम भी दे दो क्योंकि तुम हमारे मास्टर हो, तुमने हमें नाम ही दिया। तब जो अपना भाई होता है वो उसके लिए नाम सोचने लगता है और क्यूट सा नाम सोचते सोचते इतना भद्दा नाम दे देता है कि मतलब भाई ड्रैगन गर्ल का तो जैसे दिल ही टूट जाता है। लेकिन इन दी एंड जो हमारा ड्रैगन गर्ल होता है उसका नाम होता है तुमो, जो में पहले एक समुराई का भी हुआ करता था ना। और तुमो ये नाम सुन के अपनी जो लड़की होती है वो बिल्कुल खुश हो जाती है और कहती है आए हाय क्या बात है। तुमो ये मुको तो बताती है कि असल में जब उनका मास्टर उनके लिए नाम रखता है तब वो लोग लेवल अप हो जाते हैं। तभी मैं तुमोई होती है वो अपने भाई को ये भी बताती है
कि असल में वैसे तो काफी सारे नाम हैं जो कि उनको वैसे ही लेवल अप कर देते, लेकिन एक जेन्युइन नेम होना चाहिए था। तभी अपना जो भाई होता है वो मक्कड़ वाली लड़की के नाम भी सोचने लगता है और इन दी एंड उसका नाम मियो पड़ता है। उसे अपना नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। तभी अगले दिन अपने भाई को दिखाई जाती है सभा, बिल्कुल उसी के विलेज की सभा, जहाँ पे असल में उसे काफी सारे लोग दिखाई देते हैं, काफी अलग तरह की प्राणी भी दिखते हैं। भाई को समझ नहीं आता कि आखिर ये कहाँ पे आ गया वो, इतने अलग अलग तरह के प्राणी, वो भी उसी के विलेज में रहते, उसे तो पता ही नहीं था। और तभी सारे के सारे जो होते हैं वो अपने मास्टर को नाम देने से पहले एक इलेक्शन रखने वाले होते हैं, और लेकिन उससे पहले वो सभी के सभी हमारे मास्टर से मिलने वाले होते हैं और एक बार इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं। और जो दद्दू होता है वो असल में एक बोने वाले विलेज से आता है, और उनका जो चीफ होता है वो अपने भाई से मिलता है और कहता है तुम तो ह्यूमन लगते ही नहीं हो भाई। और बोलते हैं वैसे भी जो गॉडनेस है वो इतनी पावरफुल सर्वेंट को वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी, क्योंकि असल में वो गॉडनेस को हेट करता है। क्या मतलब अपने भाई की कोई काफी पुरानी दुश्मनी उससे, और दद्दू होते हैं इसलिए अपने भाई को फॉलो कर रहे हैं, युगा की उसे अपना मास्टर मान रहे हैं। तभी तुम वो रिजल्ट वाली ग्रुप से मिलाती और कहती है असल में ये लोग जो है वाइटर और विंड पे काफी ज्यादा हमारा हासिल किए हुए हैं और ये अब से तुम्हें सर्व करेंगे। और जब लिजार्ड से मिलने के बाद हमारी जो मियो होती है वो अपनी स्पाइडर गैंग से मिलाती है हमारे मुकोटो को और बताते हैं कि असल में एक चीज है कि इनको कर्ज है कि असल में ये हमेशा भूखे रहते हैं। ऐसे इतने सारे डेमी ह्यूमंस को देखने के बाद अपना जो भाई होता है उसे बिल्कुल ही बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि भाई इतने सारे डेमी ह्यूमंस के वो बीच में अकेला एक ह्यूमन है। भाई बिल्कुल ही प्रेशर में आ जाता है कि भाई आखिर वो बात किससे करे, मतलब उसके पास वो ह्यूमन दोस्त भी तो होना चाहिए। लेकिन पास वाली सिटी में उसे एक ह्यूमन मिलती भी है, लेकिन वो ह्यूमन जो होती है वो उससे डर के भाग जाती है। लेकिन अब इतनी सुंदर लड़की के भागने जाने के बाद अपना भाई बिल्कुल सोच रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या बिगाड़ा है। भाई वो सोचता है ये तो चलो कोई बात नहीं, लड़की थी, आगे जाके देखता हूँ। तब उसे देखने मिलता है कि जैसे कि वो लड़की उससे डर के भागी थी, वैसे वहाँ पे काफी सारे जो ह्यूमंस होते हैं वो उसे डर रहे होते बहुत ज्यादा। अब अपने भाई को ये समझ नहीं आ रहा होता कि भाई उसकी शक्ल इतनी ज्यादा गंदी है कि भाई ये लोग देख भी नहीं पा रहे। पर असल में बात ऐसी होती है कि असल में उन लोगों को हमारे भाई की लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही होती है, और इस चीज के बाद वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अपना भाई भगते हुए अपने वापस आता है घर पे, उसे याद आता है कि असल में उस गॉड ने उसे वरदान दिया था कि असल में वो ह्यूमंस के अलावा सबकी लैंग्वेज समझ सकता है। और इन सब चीजों के बाद अपने जो भाई होता है बिल्कुल निराश हो जाता है और उसके बाद अपनी 3 लड़कियों को बुलाता है। वो उन 3 लड़कियों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। और अब इतनी सारी चीज सुनने के बाद अपनी जो तोमोए होती है वो बोलती है कि शायद पक्का तुम्हारी इतनी गंदी शक्ल देखने के बाद ही हुआ होगा, और एक चमाट खाती है अपने भाई से ऐसे अपशब्द बोलने के कारण। तभी हमारी जो तोमोए होती है बताती है कि असल में तुम्हारे अंदर 10 डिमन लॉर्ड जैसी पावर है, और जिस चीज को देखते ही जो जितने भी बंदे होते हैं साइड डर जाते हैं। और तो अपने भाई सोच लेता है कि भाई अब तो एक ह्यूमन दोस्त बना के रहेगा, क्योंकि अपने भाई जो होता है अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल चीज का यूज करता है ऑब्जेक्ट का, और साथ ही साथ अपना फेस ढक लेता है ताकि बाय चांस अगर वो सच में भद्दा दिखता है तो लोगों को पता न चले। और तो जो पहला पड़ा होता है यानी कि अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, अपनी ऑरा को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कर सके, वो कोशिश करता है, लेकिन असल में कोई भी रिंग उस पर काम नहीं करती। वही दूसरी जो हमारी मियाँ होती है वो हमारे भाई को सिखा रही होती है लैंग्वेज, इंसानों की बोली भाषा, जो कि अपना भाई सीख रहा होता है लेकिन ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर रहा होता। फाइनली अपने भाई को एक ऐसी रिंग मिल जाती है जो कि असल में उसके ऑरा को कंट्रोल कर सकती है, और अपने जो भाई होता है मास्क पहन के निकल जाता है अपने सफर पे। अपने भाई ह्यूमन की सिटी में जाता है एक मर्चेंट बन के, और वहाँ पे जाके उसे सच में लगता है कि भाई वो सच में उसकी शक्ल लगती है ऐसी है, क्योंकि यहाँ तो एवरेज बंदा भी इतना हैंडसम है कि क्या ही होता है। भाई थोड़ा डिप्रेशन में चल जाता है। कभी अपना भाई होता है वो चल जाता है गिल्ड में एक एडवेंचरर बनने में। कभी रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं अपने भाई की ऐसी गंदी शक्ल वो देखी, कहते चले ठीक है कोई बात नहीं होता, वो बताती है कि असल में यहाँ पे इजी लेके तुम्हें एसएस रैंक तक तुम लोग जा सकते हो, और वहाँ तक जाने के लिए तुम काफी सारी टास्क कंप्लीट करोगे तभी वहाँ पे जा सकते हो, लेवल अप कर सकते हो। वो असल में बताते हैं कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम अपने टास्क चुन सकते हो। तभी तीनों को अपने लेवल मजे करने लगते हैं, जिसमें अपना जो तोमोए जो होती है और साथ में मियो, उन दोनों का जो लेवल होता है मेजर नहीं किया जा पा रहा होता है। और बड़ी मशीनों को यूज करने के बाद हमें पता चलता है कि असल में हमें जो तोमोए है उसका लेवल है, हमारी जो तोमोए होती है वो होती है लगभग 1300 के पास, और अपनी जो मियो होती है वो असल में होती है 1500 के आसपास। बेशक जो तोमोए होती है वो काफी ज्यादा जेलस होती है। तभी जो तोमोए होती है वो पूछते कि सबसे ताकतवर कौन सी लड़की है यहाँ पे, और रिसेप्शनिस्ट बताते हैं असल में एक लड़की है जो कि असल में एक ड्रैगन मार चुकी है। अब खुद सोचने वाली बात है, हमारी जो तोमोए है वो एक ड्रैगन है और वो एक ड्रैगन स्लेयर से कैसे मतलब दोस्ती कर सकती है। तो बेसिकली शायद वो पहले उससे मिलने की सोच रही होती है, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन जब इन दोनों का जो लेवल अप होता है वो चेक कर लिया जाता है, तब अपने भाई का लेवल पता चलता है कि उसका तो 1 है, और वहाँ पे सब खड़े लोग कह रहे होते हैं इतना कैसे कोई गिर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपने लिए रहने के लिए एक जगह ढूंढते हैं, और जो होटल वाला होता है ज्यादा पैसा मांग रहा होता है तो अपनी जो तोमोए होती है उसे धमका देती है। और बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, और लेकिन फाइनली अब इन लोगों को रहने के लिए जगह ये सब मिल चुकी है। और तब जो मुकोटो होता है वो तोमोए को छोड़ देता है उसकी बैलगाड़ी के पास, क्योंकि उसे काफी सारे चोरों की सेंस हुई थी, और अपनी ले जाता है मियो को डेटिंग पे, अरे डिनर कराने यार। तभी वहाँ पे उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि असल में हमारे भाई के पास आती है और कहती है पहले तो बच्चों ऐसे मतलब मैं ये सब कर रही होती है, कुछ भी ढंग से नहीं बोल पा रही होती है, और साथ में मियो भी उसे काफी डरा रही होती है। और मियो को एक चाटा मारने के बाद अपने जो भाई होता है वो जाता है उस लड़की के पास और उसे कहता है हाँ भाई अब मेरे को बताओ। और वो जो बच्ची होती है वो बिना कुछ कहे सीधे अपने भाई को गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। पर वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कहीं दूर, जो कि इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है।
कुछ तो गड़बड़ है बाबा। पर जो अपना भाई होता है उस लड़की को अपने होटल में ले जाता है, उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वो लड़की अपना नाम रिन बताती है और बताती है कि असल में उसकी जब भी कोई बंदा जाता है कुछ सामान लेने तो कभी लौट के नहीं आते। जैसे उसके पापा गए थे दूध लेने लेकिन वापस नहीं आया, उसकी बहन आई और रिन हमारे मुकुटो की मदद चाहती है उसकी बहन को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ निंजा वाले बंदे आ रहे होते हैं हमारे मुकुटो की गाड़ी को लूटने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे तोमोए आ जाती है। वो भी अपनी एक लात मार के उन सभी की छातियाँ तोड़ देती है। सिर्फ एक लात में उन लोगों की फेफड़े वेफड़े सब निकाल देती है और एक समुराई की तरह उनकी अम्मा बहन कर देती है। वहीं तभी जो सीन होता है शिव तेरा हम लोगों को दिखाया जाता है। अपना मुकुटो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर उसने कैसे 3 लोगों के फेफड़े तोड़ दिए। तब जो रेन होती है वो अपनी बहन का स्केच बना लेती है और जैसे उसे अपना तो मुकुटो भाई देखता है उसे लिटरली उसकी क्रश की याद आ जाती है। मतलब ड्राइंग तो काफी अच्छी है। उन पिटे हुए लोगों की याददाश्त को देखने के बाद हमारे भाई को पता चल जाता है कि आखिर कहाँ पे असल में उसकी बहन। और तब जो अपना भाई होता है वो कह देता है हमारी तोमोए और मियोको को जाओ ढूंढो उसे, जब तक वो मिले ना तब तक वापस मत आना। और तब तोमोए और मियो दोनों निकल जाते हैं डिटेक्टिव की तरह ढूंढते ढूंढते। वहीं दूसरी तरफ अपने जो भाई होता है वो काफी सारा माल बेच के आ चुका होता है और जो उसकी लड़की होती है निरिन तभी बीच रास्ते में एक बहाना बनाती है कि असल में उसको उसके पेरेंट्स के पास जाना है। इतना क्या कि वहां से निकल जाती है और अपने मुकुटो होता है वो उसकी शक्ल देखते ही पहचान जाता है कि ये तो कुछ ना कुछ तो घपला कर रही है। और जो अपना मुकुटो होता है वो अपने पावर का यूज करता है और सेंस करता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है, किसके पास जा रही है। और उसे पता चलता है कि असल में वो लड़की एक उसी के गिल्ड के मेंबर के पास जा रही है। और वो जो बंदा होता है उस लड़की को धमकाने लगता है कि अगर वो 5000 गोल्ड कोइन नहीं लाई तो वो बंदा उसकी बहन को नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ अपनी बहन के लिए वो जो लड़की होती है वो उस बंदे को छोड़ देती है, उस बंदे को धोखा देती है जो कि असल में उस बंदे को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी और साथ ही साथ छत दे रहा होता है। क्या मतलब सिर्फ हमेशा अच्छे लोगों को ही धोखा मिलता है, क्योंकि बुरे लोग तो वो होते हैं जो धोखा दे रहे होते हैं। तभी शिनशिप हम लोग को दिखाया जाता है कि तोमोए और जो हमारी मियो होती है वो जाती है उसकी बहन को ढूंढ लेती है। रिन की बहन को ढूंढने के बाद जिसका नाम तो होता है मियो तो को हील करती है और जहाँ पे उसे कैद किया होता है वहाँ का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे शहर का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान यानी कि एक काउबॉय वाला इंसान आ जाता है, साथ में वही गिल्ड का मेंबर जिसने असल में उसकी बहन को कैद कर रखा होता है वो वाला बंदा भी वहाँ पे आ जाता है। तभी हमारी तोमोए होती है कहती है रास्ते से हट जाओ ना मार देंगे। लेकिन जो काउबॉय वाला बंदा होता है वो कहता है क्यों ना तुम भी हमारी टीम में ही आ जाओ, क्यों बढ़िया नहीं है ये। और साथ ही साथ वो मुकुटो को भी 2-3 गालियां दे देता है और साथ ही साथ टट्टी की शक्ल का कह देता है। नहीं मतलब मानते हैं मुकुटो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जो लड़कियां ये थोड़ी हिली हुई है, मतलब ये समझ रहे हो, ये नहीं सुनते हैं मुकुटो के बारे में, ये सीधे इन्हें गुस्सा आता है और दोनों के दोनों अपना अपना मुक्का निकालते और सीधे पेल देती है। लेकिन अब बात ऐसी होती है कि असल में काउबॉय वाला बंदा भी थोड़ा दिमागदार होता है, उसने शील लगा रखी है जो कि असल में एक मिसाइल को भी रोक सकती है। लेकिन तभी दोनों के दोनों फॉर्म में आ जाते हैं और एक मुक्का मारते तोमोए और तोड़ देती है उनके साथ। तोमोए मियो को कहती है छोटे मोटे लोगों को हटाओ यार, और वो सबको हटाना शुरू कर देती है। चिलगुजो को रास्ते से हटाने के बाद और बाकी बच्चे कैदियों को भी वहाँ से निकालने के बाद मियो को अकेले में काउबॉय वाला इंसान मिल जाता है जिसको देखते को चाटे चाटे हो जा देती है और उसकी शक्ल का टमाटर बना देती है। और तभी अपनी जो तोमोए होती है वो अपनी गेंजुत्सु का यूज करती है और उस गिल्ड वाले मेंबर को एक गंदा सा एक्सपीरियंस देती है। नहीं मतलब कहीं देखा देखा लग रहा है ये। तब तो जैसे तोमोए और मियो जो से रुकी नहीं रही होती है, बिल्कुल तबाही 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 पूरे के पूरे शहर के ही ऐसी तैसी कर देती है जैसे वहाँ पे मीटरॉइड गिरे होंगे। पूरे के पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर चुके होते हैं। एवं जो तो होती है वो भी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। मतलब भाई रुक ही नहीं रहे होते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पे ले भाई अब तो उड़ा देंगे पूरा। ये मतलब टैक्टी ही से करेगा तो बोला था मुकुटो को, लेकिन अब फाइनली रिन और तो दोनों के दोनों मिल जाते हैं। तब जो अपना मुकुटो भाई होता है वो सोचता है कि ये तो कहीं ना कहीं उसकी क्रश जैसी दिख रही है भाई। हाँ बस बात लगेगी हेयर कलर है लेकिन बाकी सब तो सेम ही है। लेकिन तब जो अपना भाई है उसे याद आता है कि असल में इन दोनों ने तो पूरा शहर बर्बाद किया था, वो भी मुकुटो से बिना पूछे। इसलिए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आता है, उन दोनों को एक रस्सी में लपेटता है, अपनी थोड़ी आर्चरी वाली स्किल दिखाता है और सीधे आसमान में। भाई की सोच तो काफी याद आ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में अपना जो भाई है वो बिल्कुल अपनी घोड़ा गाड़ी लेके निकल जाता है मर्चेंट सिटी की तरफ। रिन तो और काफी सारे एडवेंचर्स को लेके साथ में। हालांकि वो बात अलग है कि किसी को भी याद नहीं कि असल में क्या हुआ था उस सिटी में, क्योंकि हमारी तोमोए ने असल में गेंजुत्सु यूज किया था। लेकिन तभी जो लोग होते हैं ये निकल जाते हैं हमारे साथ मर्चेंट सिटी की ओर। और तब अपने भाई को याद आता है कि असल में मियो और तोमोए दोनों के बीच में तो राइवलरी चल रही है कि आखिर कौन रहेगा मुकुटो के साथ। और इसीलिए अपना जो भाई होता है वो समुराई को कहता है, यानी कि तोमोए को, कि तुम जाओ एक समुराई की तरह खुद ट्रेन करो। लड़की को समझ लिया तो कहती है हाँ मेरे को जाना है, और अपने भाई उसे परमिशन दे देता है कि जाओ। और हमारे मियो जो होती है वो सोचती है कि तो बिल्कुल परफेक्ट चांस है उसका हमारे मुकुटो के साथ रहने का। हालांकि रिन की बहन भी काफी बड़ा टफ कंपटीशन देने वाली है, लेकिन तभी उनकी जो घोड़ा गाड़ी होती है उस पर हमला कर देते हैं कुछ भी। ये मधुमक्खी जैसे दिखने वाले जानवरों को हटाने के लिए हमारे जो मियो होती है वो अपना एक पंखा चलाते हुए इन सबको काट देती है।
तभी वो जो एडवेंचरर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें इनके असल में आइटम भी उठाने चाहिए, क्योंकि असल में आगे जाके हमारे काम में आ सकते हैं। पहले अपने भाई टू की आंखों में भी देख पा रहा होता है, लेकिन जब वो ऐसे काटती है ना मधुमक्खी को भाई, तो उसे समझ आता था कि भाई अपने भाई को कि भाई उसका भी कटने वाला है। इसलिए लड़कियों में अपना थोड़ा इंटरेस्ट कम रखता है और आगे बढ़ता है। बीच बीच में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी आते हैं, ये लोग उन सबको मारते हैं। लेकिन तभी जैसे वो गेट पे पहुंचने वाले होते सिटी के, उन्हें रूबी बी नाम की मधुमक्खी दिखती है। वही जो एडवेंचर वाले बंदे होते हैं कह रहे होते हैं कि प्लीज उसकी बॉडी को हर्ट मत करना। अब इतनी सारी कंडीशन सुनने के बाद हमारी जो लड़की होती है वो कहती है मियाओ कि मैं नहीं कर रही हूँ, खुद करना है खुद कर लो। अब अपने वफादार लोगों से ऐसी बातें सुनने के बाद अपना भाई और क्या करे, कुछ नहीं भाई उतर जाएगा जमीन पे और क्या, अपना तीर कमान लेके निकल जाता है अपना भाई और सीधे पेल देता है। हर एक मधुमक्खी के लिए एक शॉट काफी होता है, वो ढेर हो जाते हैं। वैसे पहले तो ये लोग क्या कहते हैं, हैरान होते हैं, वो कहते हैं वाह क्या बात है, क्या स्किल है बंदे पे। लेकिन तब वो लोग बाद में जाते हो और उसका माल लपेटने लगते हैं और सब भूल जाता है कि आखिर ये किसने किया था किसने नहीं किया। और तभी सिटी में पहुंचने के बाद हमारे भाई को याद आता कि असल में उसने पिछली वाली सिटी को तबाह कर दिया था। उसने जो भी किया था उसकी वजह से वो लेवल अप नहीं हो पाया, इसलिए अभी भी लेवल 1 का ही है। लेकिन अब जो अपना भाई है वो एक एस लेवल का भी मिशन कर सकता है। हालांकि जो अपना भाई है वो एक ई रैंक का है। तभी ये जो लोग होते हैं ये लोग ये रूबी आइज वाली इस मधुमक्खी को बेचने के लिए तैयार होते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि असल में इनकी जो कार्ड्स है या फिर यूँ कहिए इनकी ID कार्ड जैसी वाली चीजें ये सब बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि इन कार्ड्स के अंदर पूरी की पूरी जगह का मैप है वगैरह है। ये लोग एक दूसरे को कॉल भी कर सकते हैं, इवन मॉन्स्टर के बारे में पता भी कर सकते हैं कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर है। लेकिन तभी जो अपना मुकुटो भाई होता है वो रात में एक दावत रखता है और तभी हमें रात की दावत में दिखाया जाता है सब लोग मस्त जश्न मार रहे होते हैं, बढ़िया खाना पीना चल रहा होता है, बिल्कुल ही सब लोग बिल्कुल टुल होते हैं। और बीच में एक छुटकू भी जो होता है वो उसको आर्म रेसलिंग के लिए मुकुटो चैलेंज भी करता है। लेकिन मुकुटो जो होता है उसे एक बच्चे की तरह काफी ज्यादा आसानी से हरा भी देता है। और तभी ऐसे मजे मजे में मारते हुए ये लोग तंदूरी निपटा रहे होते हैं। तभी तो और मुकुटो के बीच में बात भी होती है कि रूबी आज को लेते हुए कि उन्हें जाना पड़ेगा और एक बार चेक करके आना पड़ेगा उस चीज के बारे में। और खाना वाना खाने के बाद मस्त बढ़िया अपने मुकुटो का अपना काम करने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने मियो होती है उसे यहाँ पे अपनी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है और 2 बेड में से एक बेड को करने की सोच रही होती है, समझ रहे ना मतलब। लेकिन अपना मुकुटो अपना काम खत्म करके आता है और सीधे जाके सो जाता है। तभी एक दिन अपना जो भाई होता है वापस आ जाता है डेमी प्लेन में, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी यानी कि एमा वहाँ पे होती है और हमारे भाई को बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। वो बताते हैं जितने भी स्पीशीज थे सबके सब साथ में काम कर रहे हैं और बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लोग आपके लिए एक महल भी बना रहे हैं जो कि असल में उन्होंने आपकी मेमोरी से देखा था। अपना लौंडा इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। तभी अपने लौंडे को तोमोई की याद आती है और कहता है आखिर वो कहाँ गई। लेकिन इसमें किसी को नहीं पता होता कि आखिर तोमोई है कहाँ, इवन तोमोई की क्लोन को भी नहीं पता होता। लेकिन तभी वहाँ पर ड्राफ का चीफ आ जाता है जो कि कहता है आइए मेरे साथ चलिए। और हमें दिखाया जाता है कि असल में उसने काफी सारे आर्मर बनाए होते हैं। लेकिन अपने भाई उसे बोल देते कि असल में आर्मर नहीं पहनता क्योंकि एक आर्चर है। वो लोग रोने को हो जाते हैं। लेकिन अपना भाई जो होता है तभी वहाँ पे एक सूट दिखता है जो कि असल में उसी बंदे ने बनाया होता है जिसने असल में अपने भाई की अंगूठी बनाई है। अपने भाई को वो सूट काफी ज्यादा पसंद आता है। वो ड्राफ वाला बंदा बताता है असल में वैसे तो ये जो सूट है आपके और को रिड्यूस कर देगा, लेकिन वैसे आप उसे पहन सकते हो। मतलब बनाया तो वैसे उसी चीज के लिए था, लेकिन इसके अंदर असल में 2 तरह की पावर्स है और यहाँ पे अच्छा भी लगेगा। लेकिन अपना जो भाई होता है वो कहता है कि माफ करना लेकिन इतना अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया था कि वो मकड़ी वाले लोग जो होते हैं अब ह्यूमन जैसे बनने लगते हैं। ये असल में अपने भाई के ज्यादा एनिमे देखने की वजह से हुआ क्योंकि इन लोगों के पास भी वही मेमोरीज है। और तब जो अपना भाई होता है वो निकल जाता है अपनी रूबी आई की डील के लिए। असल में एक कंपनी के पास जाता है जो कि असल में इस चीज को खरीदना चाहती है। अपना भाई उस कंपनी पे जाता है और वहाँ पे उसे पेट्रोल नाम का एक बंदा मिलता है जो कि कंपनी का प्रेसिडेंट होता है और साथ ही साथ उसका बटलर भी वहीं पे होता है। तभी अपने भाई जो होता है उसे बताता है कि असल में वो लेवल 1 का बंदा है और वो एक मर्चेंट बनना चाहता है। लेकिन तभी वो जो पेट्रोल होता है उसे मना कर देता है, कहते हैं हमारी कोई डील नहीं हो सकती क्योंकि वो उसे बच्चा समझ रहा था और कह रहा होता कि इसके पास कुछ होगा नहीं, वैसे ही आ गया। वैसे में नए नए बंदे को क्या ही पता कि धंधा कैसे करते हैं, इसलिए वो बंदा डील को कैंसिल करने लगता है। लेकिन तभी अपने भाई उसे रूबी आइज दिखा देता है और अपना भाई कहता है ओ माफ कीजिएगा मेरे को, और उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। पेट्रोल अपने भाई को बताता है कि असल में उसे ये रूबी आइज इसलिए चाहिए क्योंकि असल में उसकी वाइफ और 2 डॉटर्स को एक कर्ज हो रखा है जिसको ठीक बस ये रूबी आइज ही कर सकती है, क्योंकि इससे जो चीज बनेगा वो उसके वाइफ और उसके 2 डॉटर्स का कर्ज को दूर कर सकता है। और वैसे भी अपने भाई जो है काफी दयालु भी है, इसलिए वो लोग उन लोगों के साथ डील साइन करने के लिए तैयार हो जाता है और उनको उसकी रूबी आइज देने के लिए तैयार हो जाता है। डील डन होने की खुशी में ये जो लोग होते हैं रोने लग जाते हैं, ये जो स्टाफ होते हैं वो भी रोने लगते हैं। तब अपना भाई जो होता है मर्चेंट डील में पहुंच जाता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि असल में एक मर्चेंट बनना चाहता है। वो रिसेप्शनिस्ट बताती है असल में तुम्हारे 2 एग्जाम होने वाले और तुम्हारे पास अकल होनी चाहिए उसको करने के लिए, क्योंकि शक्ल तो है नहीं तुम पे। वो बताती है पहला एग्जाम रिटन एग्जाम होगा और दूसरा होगा आइटम गैदरिंग का और तीसरा होगा कि ये लोग देखेंगे तुम क्या फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो। तब अपने भाई जो होता है वहाँ पे एक मेन्यू खरीद लेता है ताकि उसे समझ आ सके कि आखिर कैसे कैसे टेस्ट होने वाला क्या क्या नहीं होने वाला। वो मेन्यू कैसे घूर घूर के पढ़ रहा होता है कि वो लड़की भी सोचने लगती है क्या टेस्ट इस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल है या फिर इसको समझ ही नहीं आ रहा। कभी अपना भाई कहता है कि वो अभी के अभी टेस्ट देना चाहता है बिना किसी प्रिपरेशन के,
क्योंकि असल में ये तो पहली दूसरी क्लास की मैथ्स है। अपना भाई जाता है बच्चे के गिल में पहला अपने एग्जाम देता है, 5 मिनट के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देता है और इवन जो टीचर होता है हैरान हो जाता है, बल्कि उस बंदे को हार्ट अटैक को आने को होता है। वो तो कहता है कि क्या इन लोगों का इतना लो है एजुकेशन सिस्टम, कितने खुशी से रहते होंगे ये लोग बिना साइक गोस्टिता के। तभी सेकंड एग्जाम की बारी आती है जहाँ पे वो बंदा कहता है कि मेरे को कुछ ऐसी चीज लगे दो जिनका मूल बिल्कुल एक हो, यानी बिल्कुल सेम वैल्यू वाली चीज है। वैसे तो इसके लिए 3 दिन होते हैं, लेकिन भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन करता है और उसी टाइम उसे याद आता है कि असल में उसने पहले भी कुछ 20 को मार रखा है, उन्हीं के पार्ट्स ला के रख देता है और सेकंड टेस्ट को भी पार कर लेता है। और तब अपने भाई को रास्ते में भूख लग जाती है तो अपना भाई निकल जाता है कुछ खाने पीने के लिए। रेस्टोरेंट में वो नींबू पानी समझ के एक चीज को ऑर्डर करता है, लेकिन असल में वो तो बनाना शेक निकलता है। भाई की प्यास नहीं मिटती तो भाई अपने वापस घर आ जाता है और तुमोई के क्लोन से पता चलता है कि असल में इस बार थोड़ी अच्छी खेती नहीं हुई है क्योंकि सीजन ही ऐसा चल रहा है। लेकिन जब वो तो तुमोई के क्लोन से बात कर ही रहा होता है तभी वो उसे प्लान बताता है कि क्यों ना ऐसा करे, जो भी बंदा हमारे डेमी प्लेन के आसपास आए हम उसे कुछ फ्रूट या फिर कुछ असल में और चीजें गिफ्ट करेंगे ताकि हमारी डेमी प्लेन में उगाई हुई सारी चीजों का जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी इतनी तेज आवाज आती है कि अपने भाई को पता नहीं चलता कि असल में कौन है ये। अपना भाई जाता है अपने घर की तरफ, वहाँ पे देखता है असल में तो वो है और मियाओ जो है बिल्कुल एक दूसरे लड़ रहे हैं। वो उस मक्कड़ की प्रजाति वाली लड़की से पूछता भी है, लेकिन असल में उसे उसकी बात ही नहीं समझ आती क्या कहना क्या चाहती है। लेकिन तब वो उनके पास जाता है, उन्हें छुड़वाता है और कहता है हाँ भाई क्या है। तो वो बताती है असल में मियाओ ने असल में उसकी मेमोरीज को चुरा ली और उसकी एंड में देखने लगी। इसलिए मैं कहता हूँ भाई इतनी एनिमे नहीं देखनी थी। अब एक को एल पसंद है और एक को कीरा पसंद है, दोनों में कैसे चलेगा। अभी सकुना और गोजू सातुरु में से लड़ेंगे तो यही होगा ना। अब जब अपना भाई होता है एल्केमिस्ट नाम के बंदे से मिलता है जो कि इसमें मेडिसिन बनाता है। ये भाई की पहली वीडियो अपने साथ था उसके, और जब लोग जा ही रहे होते तभी वहाँ पे गिर के कुछ और लोग होते हैं जो कि उन पे नजर रखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एल्केमिस्ट जो कि हमारे भाई के साथ पैटी के घर पे आया होता है क्योंकि उसे ऑफकोर्स मेडिसिन बनानी होती है। पहले तो काफी नर्वस होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उनका बटलर आता है जो कि उन्हें लैब दिखाता है और अपना जो एल्केमिस्ट होता है वो आसपास देखता है कि क्या उसके पास सारी चीजें हैं कि नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि असल में ये लोग एमडीओ एक फ्लावर होता है उसकी जगह इस आइस को यूज कर रहे हैं। और सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि आखिर इन आइस से एक एक्सट्रैक्शन करना होता है पोशन का, सबसे मुश्किल यही होता है, वरना बाकी सब तो आसान होता है। और वहीं एमडीओ फ्लावर के बारे में सुनने के बाद अपना जो भाई होता है वो सोच रहा होता है कि चलो भाई एक काम करते हैं कि मैं अगर जैसे तैसे करके अगर एमडीओ फ्लावर को ले लूं और उसे बेच दूं तो फिर पैसा ही पैसा होगा। तभी जो बटलर होता है वो कहता है चलिए शुरू करते हैं। और अब जो हमारा एल्केमिस्ट होता है वो कहता है चलो भाई शुरू करते हैं और अपनी दवाई को बनाते हैं। ये एक मैजिक पार्ट होता है, लेकिन अपना भाई जो होता है इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अपनी पावर का यूज करता है ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और थोड़ी देर बाद पहली पोर्शन जो होता है बन जाता है। उस पोर्शन को लेकर बटलर जो होता है उस चीज को लेकर चले जाता है और थोड़ी देर बाद बाकी की 2 भी बच जाती है पोर्शन। लेकिन तभी एक झटके से वहाँ पे बटलर आ जाता है और चिल्ला देता है। इसके वजह से एल्केमिस्ट के हाथों में जो भी 2 बोतल्स होती है वो डर के मारे आसमान में उछल जाते हैं। लेकिन तब भाई भी कम होता है क्या, वो बिल्कुल ही कुत्तों की तरह भगते हो जाता है और सीधे बोतल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी वाली जो होती है काफी दूर होती है तो अपनी थोड़ी पुरानी स्कूल में सीखी हुई चीजों का यूज करता है। लेकिन भाई का सर फूटता है लेकिन काम बन जाता है, सारी की सारी पोर्शंस बच जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं पैट्रियट बिल्कुल ही घायल पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी जो बीवी है वो उस दवाई को नहीं पीना चाहती। उसके अंदर अभी एक प्रोटेक्शन मोड ऑन रखा होता है, नहीं वो वाला प्रोटेक्शन नहीं है यार। और ये सारी बातें वो मुकोटो और एल्केमिस्ट को बताता है। वो काफी ज्यादा परेशानी होता है कि अगर उसकी बीवी नहीं पिएगी तो कैसे ठीक होगी। तब जो मुकोटो होता है कहता है चलो ठीक है एक बार मैं ट्राई करूँ क्या। पहले वो चिंता में होता है कि क्या कोई एक लेवल 1 का बंदा ये कर सकता है, लेकिन बाद में उन्हें भरोसा होता है कि भाई कर ही लेगा। और तभी अपना जो भाई होता है वो निकल जाता है उसकी बीवी के पास, पैट्रियट की बीवी यार। और पहली बार भाई को दर्शन होते हैं पैट्रियट की बीवी के। एंड भाई लिटरली कि सच में उसकी चॉइस तो ठीक थी ना, आंखें वाँखें ठीक थी उसकी, मतलब यार वाइफू मटेरियल तो इस एनिमे में है ही नहीं। लेकिन तभी अपना मुकोटो जो होता है अपने स्कूल में सीखे हुए जूडो का यूज करता है और उसकी बीवी को रोक लेता है। पैट्रियट अपनी बीवी को पिला देता है, पोषण वो ठीक हो जाती है। भाई के लिए बीवी पहले बच्चों से। मुकोटो जाता है उसके डॉक्टर के पास और वो देखता है, उसे कहता है ये क्या है, ये तो स्पाइडरमैन है, क्या मुझे स्पाइडरमैन लड़की है। लेकिन तब उसकी बेटी को भी वो ठीक कर देते हैं। तभी 2 पोर्शन का काम हो चुका होता है, लास्ट पोर्शन बचा होता है लेकिन एल्केमिस्ट के हाथ से उड़ जाते हैं। लेकिन लास्ट पोर्शन को बटलर जो होता है कैच कर लेता है और जैसे तैसे बचा लेता है। अपने मुकोटो भाई जाता है उस लास्ट लड़की की तरफ जो कि बिल्कुल ही कंचना की तरह बैठी होती है। लेकिन अपना भाई जाता है उसके पास, वो उसे भी जैसे तैसे वो लोग उस पोर्शन को मिला देते और ठीक कर देते हैं सबको। पैट्रियट काफी ज्यादा खुश होता है, गॉड ने उसको थैंक्स कहता है। अब गॉड ने तो अपने भाई की अलग ही नफरत है। तभी इसी में हमारा जो भाई होता है वो तुमई और मियो के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी इन तीनों पे हमला कर देता है वो गिल्ड के मेंबर्स। अपना भाई तो वहाँ से हट जाता है, लेकिन जानबूझ के अपनी जो तुमई और मियो जो होते हैं वो उसको डॉच नहीं करते। लेकिन तभी हमारे जो 2 बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर इन लोगों ने इतना पावरफुल अटैक कैसे झेल लिया। वो बंदे इतने ज्यादा स्किल लड़कियों को देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और तभी वो लोग जो है वो अपने बाकी के मेंबर्स को भी बुलाना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे 20-25 आदमी और आ जाते हैं। वो जो गिल्ड के लोग होते हैं वो उन लड़कियों को भी कहते हैं कि हमारे साइड में आ जाओ। और यहाँ पे जो हमारी तुमोई होती है वो साफ साफ मना तो कर देती है, लेकिन जो हमारी मियो होती है वो तुमोई की जेलसी की वजह से 10 गोल्ड कॉइन में हाँ कर देती है। मुकोटो भी लाइक गद्दारी कर गई। तभी जो मुकोटो तुमोई होते हैं बिल्कुल तैयार हो जाते हैं बैटल के लिए और वो सामने वाले बंदे तैयार हो जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं।
तब जो अपना मुकोटो होता है वो तोमोए को कहता है चलो कुछ करो भी। वो दूसरे बंदे एक एक करके आ रहे होते हैं लेकिन अपने तोमोए कुछ नहीं कर रहे होते, कहते हैं वो एक स्पेशल सिग्नल चाहिए। और जैसे ही भाई उसके लिए एक स्पेशल सिग्नल देता है वो शुरू हो जाती है इन लोगों की धुलाई करने के लिए। आधों को पाकिस्तान और आधों को बांग्लादेश भेज देती है। अब भाई इतनी शक्ति देखने के बाद उसके बाजू में जो विजार्ड वाला बंदा होता है वो वहाँ से 9-2-11 होने की सोचता है, लेकिन तभी अपना जो मुकोटो आता है वो उसे बास्केटबॉल बना देता है बिल्कुल ही। और अपने भाई कूदते कूदते बहुत दूर तक चले जाते हैं विजार्ड वाला। तभी वो ड्रिल का लास्ट बंदा अपने बारे में बताता है कि उसका नाम लायन है और वो इस जगह का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, लेकिन वो भी तोमोए के हाथों से 2 चाटे खाता है। लायन को लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, वो हार चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है। तभी अपना भाई जो उसकी मेमोरीज पढ़ता है उसे पता चलता है बुरा आदमी नहीं है। हमें पता चलता है कि आगे लायन जो है वो इतनी नफरत में कैसे है पैट्रिक के साथ। लायन अपनी बैक स्टोरी बताते हुए कहता है कि असल में ये कुछ महीने पुरानी बात है जब आर्केड कंपनी जो है उसने मार्केट में टोटल डोमिनेशन कर दिया था। खतरनाक टास्क दे रखे थे जिसके कारण जो एडवेंचरस थे उनकी जान जा रही थी, जिसकी वजह से काफी सारे एडवेंचरस ने तो अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और जॉबलेस हो चुके थे। ये सब चीजें देखने के बाद पता चलता है कि हमारे भाई का जो ऑर्फन जहाँ पे रहता था वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। तब हमारे भाई लायन को मिलती है एक जो कि उसे बताती है कि एक ईवल स्पेल के बारे में जिससे वो सुला सकता है उसकी बीवियों को, पैट्रिक की और बदला ले सकता है। लेकिन फिर जो होता है वो तो हमारे भाई को भी नहीं पता होता कि क्या हो गया, क्योंकि वो जो स्पेल होता है कुछ ज्यादा ही ईवल होता है, जिसकी वजह से पैट्रिक की फैमिली में काफी दिक्कतें हो जाती है। हालांकि वो सब बाद में ठीक हो जाती है। हमारा भाई जो होता है लायन की बात पर विश्वास कर लेता है और हमें दिखाया जाता है हमारा जो लायन होता है वो पैट्रिक के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और पैट्रिक कहता है चलो ठीक है तुम्हें यहाँ पे मुकोटो को जैसे छोड़ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे तोमोए को जो कि हमारे लायन को अपने स्पाई में रख लेती है। मतलब अगर हमारे तोमोए को स्पाइंग वाला काम कराना होगा तो हमें लायन का इस्तेमाल करेगी एंड उसे एक टास्क दे भी देती है। वहीं अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है अपना भाई जब खाना वाना खा ही रहा होता है तभी आना उसे बताती है कि असल में एक सीन और रखा है। बताया जाता है कि असल में जो वॉरियर है डेमिक लैंग के वो भाई बहुत ज़्यादा वीक हो रखे हैं ऐसा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि वजह वो सामने वाले से भिड़ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि भैया इतना बड़ा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, तो उनका थोड़ी लुप हो रही है कि भैया हम तो ऐसे हार जाएंगे, ये क्या हो गया। तो मुकोटो कहता है भाई तू चिंता मतलब मैं इस बात पे थोड़ा डीपली रिसर्च करूंगा पहले। और पता चलता है स्पाइडर वाले कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, लिजार्ड वाले का अलग ही सीन चल रहा है। अब दोनों अपने अपने जो लोग होते हैं उनको ताकतवर बता रहे होते हैं, लेकिन अपना भाई कहता है चिंता मत करो मैं अपना खुद डिसाइड कर लूंगा, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसी चीज़ों को कर लूंगा। एंड जितने में जो अपना भाई होता है वो खुद जाता है और उन लोगों की बातें सुनना शुरू करता है ऑक्स की। उन सुअर वाली प्रजाति से हमारे भाई को पता चलता है कि असल में जो तोमोए और मियो है वो तो बढ़िया टीचर है भाई, एक नंबर टीचर है, वो हमला करने भी देते हैं इन लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस में। लेकिन मुकोटो बड़ा हरामी इंसान है भाई, उन्हें पास भी नहीं आने देता, उन्हें कोशिश भी नहीं करने देता है और मुकोटो बिल्कुल भी एक अच्छा टीचर नहीं है। और भाई और भी मुद्दे वाली बातचीत पता चलता है जो कि ये है कि यहाँ पे इन लोगों की सबके बीच में प्रजातियों के बीच में ये डर सा है कि वजह सामने वाले को हमारी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी। मुकोटो कहता है अच्छा तो यही तो प्रॉब्लम है, इसको तो ठीक करना है। एंड तभी अपना जो भाई होता है जब ये सब सोच रहा होता है कि आखिर इसे कैसे ठीक करेंगे ये वो, तब हमारे जो तोमोए होते हैं वो कहते हैं तो चिंता के लिए लाड ले, जब तोमोए हो साथ तब डरने की क्या बात। एंड इसके बाद हमें पता चलता है तोमोए एक रिंग अरेंज करवाती है एंड हमें पता चलता है यहाँ पे सभी प्रजातियों के बीच में लड़ाई होने वाली है। अपने अपने सबसे प्रजाति के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को भेज दो यहाँ पे रिंग में लड़ने के लिए एंड उसके बाद वो लड़ेंगे एंड देखते हैं कि कौन जीतता है। और इस गेम की रेफरी रहने वाली है हमारी छोटी तोमोए। इसी साथ गेम शुरू होता है और हमें पता चलता है सुअर प्रजाति और हमारी छिपकली प्रजाति लड़ने वाले होते हैं। घमासान युद्ध चल रहा होता है दोनों की प्रजातियों के बीच में एंड हमें दिखाया जाता है कि दोनों के पास अपनी अपनी कुछ स्पेशल पावरें हैं। जैसे कि शायद कह सकते हैं कि टेक्निक में हमारे जो छिपकली प्रजाति है वो काफी आगे है और ताकत में सुअर वाले। लेकिन तभी हमारा जो भाई होता है वो कहता है भाई ये तो कितना बढ़िया लड़ते हैं भाई। मुकोटो की ये बात सुनने के बाद तोमोए कहती है अबे शांत हो जाओ और ऐसा मस्टकल बना कि जैसे देखो पसंद ही नहीं आया कि लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बेकार है, तो ऐसा सोच, क्योंकि अभी इन्हें नीचापन दिखाना है हमें। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जंग जीती जाती है सुअर प्रजाति के द्वारा। लेकिन जंग जीतने के बाद भी सब लोग यहाँ पे एक दूसरे को बधाई दे रहे होते हैं कि मुबारक हो भाई आप लोग जीत गए ये वो। तो मोए जो होती है सबको डांट लगाते और कहते हैं कि बस यही कर सकते थे तुम, इतना ही कर सकते थे तुम लोगों ने, तो भाई नाक कटा रखे है भाई, छी 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 छी, थक दिया भाई, छी छी भाई, सारा मूड खराब कर दिया, तुम लोग जाओ पहले ढंग से सीख के आओ लड़ते कैसे। और मेन बात बोलती है कि तुम लोग अपनी अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो एक दूसरे के साथ शेयर करो, उन्हें सिखाओ ताकि तुम परफेक्शन पर जा पाओ, ताकतवर बन पाओ। सिर्फ इतना नहीं, तुम ये भी बोलते हैं कि भैया तुम लोग तो अभी सोचो, तुम लोग तो सबसे ताकतवर थे अपनी स्पीशीज में, तो सोचो कि बाकी लोग तो कितने वीक होंगे फिर, तो अब ये फालतू की रेस छोड़ दो और सब लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से रैंकिंग सिस्टम होगा, सबको रैंक मिलेगी और देखते ही सबसे नंबर 1 पे कौन रहता है और वीकली बैटल्स होती रहेगी। जैसे साथ ये सब चीज बताने के बाद अपना भाई उनके पास जाता है, उन्हें थोड़ा इंकरेज करता है, कहता है तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम लोग कोशिश कर सकते हो। एंड इसी के साथ अनाउंस कर देता है रैंकिंग सिस्टम। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया था हमारे भाई को गिल्ड में, क्योंकि यहाँ पे अपना हमारे भाई को पता चलता है कि लायन और उसकी जो टीम थी ये सब तो अब है ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहा है, टॉप रैंकर्स कुछ है ही नहीं, तो अब यहाँ पे टास्क कौन कंप्लीट करेगा। इसलिए हमारे भाई मुकोटो को बोला जाता है कि भैया कुछ तो करो, यहाँ पे कुछ लोगों को भेजो, उन्हें ट्रेन करो। एंड इसके बाद अपने भाई को याद आता है कि भैया ये सब तो उसने ही कांड किया, इसलिए वो टॉस पार्टी के बारे में सोचता है, उसे ट्रेन करने के लिए हमारे तोमोए को बोलता है, कहता है कि जाओ उन्हें ट्रेन कर दो ताकि गिल्ड वाली जितनी भी बातचीत है वो सब संभाल ले। और इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है हमारे तोमोए को जो ट्रेन कर रही होती है टॉस पार्टी को, एंड भाई वो लोगों को भगा भगा के उसने बस हालत खराब कर रखी होती है। काफी ठीक ठाक ट्रेनिंग देने के बाद हमारी जो तोमोए होती है उन नालायकों को भेज देती है भिड़ने के लिए मॉन्स्टर्स से, लेकिन उन निकलों से कुछ भी नहीं हो रहा होता भाई, लिटरली मरने को हो रहे होते। तभी तोमोए बीच में आती
आते और कहते हैं अबे नालायको, तुम्हारे 36 के सीने को तो उसने फाड़ के फेंक दिया भाई, तुम लोग क्या करो मैं तुम्हें बताती हूँ वो करो, वैसे टैक्टिक्स के साथ खेलो। इसके साथ जो मोमोई होती है उनको थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती है और कहती है कि भैया ऐसे फॉर्मेशन के साथ खेलो। पहले उनमें से एक राजा बेटे को बोले जाता है कि भैया तू यहाँ पे मड वाला एक पानी वाला बना दे, दूसरी आर्चर होती है उसको बोला जाता है तीर लेके भाई तू खड़ी हो जा, बस तैयार हो जा। और एक वहाँ पे एक और लड़की होती है इसके पास F-35 जैसी पावर होती है स्टेल्थ वाली, जो कि उन दानों को पीछे से जाती है उन्हें मारती है एंड बाकी काफी सारी मैजिक का इस्तेमाल करके भी उन मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता था। ऐसी काफी सारी स्ट्रेटेजीज उन्हें बताती है और उनको कुछ काफी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देती है, जिसकी वजह से वो लोग जो है अब वो बैटल भी कर पा रहे होते हैं और भाई जीत भी रहे होते हैं। ये नालायक टीम रॉकेट पार्टी जो होती है ये अब हीरो बन रही होती है धीरे धीरे करके। लेकिन हमारे तुम कहते हैं रुको अभी तुम्हारा टेस्ट भी होगा, अभी तो सिर्फ मिड टर्म हुए हैं, अभी तुम्हारा एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम। और इसके साथ वो उन्हें एक टास्क देते कहते हैं कि जब तक तुम लोग इन सबको मार नहीं देते हो, इन मॉन्स्टर्स को इस पूरी रात के अंदर तब तक तुम लोग घर नहीं जा सकते, तब तक तुम एस नहीं बन पाओगे इस पूरी सिटी के। उन सब की हालत खराब हो जाती है, कहते हैं भाई ये कैसे होगा भाई, क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन अगले दिन वो लोग आ जाते हैं उन सब की पूछों को उठा के एज अ प्रूफ में कि भैया इन लोगों ने ये टास्क पूरा कर दिया है और अब ये एस बन चुके हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी। और हमारी तुमोई होती है कहती है हाँ ठीक है अब तुम लोग पास हो गए हो। तभी डेमी प्लेन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मुकोटो जो होता है अपना लाडला भाई वो म्यू को कहता है कि एम्ब्रूजा फ्लावर को ढूंढना है जिससे वो अपनी बेस्ट सेलिंग मेडिसिन बना सके। और इसके बाद वो पैट्रिक के पास चले जाता है क्योंकि उसे एक स्टोर भी स्टैब्लिश करनी होती है सिटी के अंदर। अपना लोग असल में हमारे पैट्रिक के पास इसलिए गया ताकि वो वहाँ से आर्किड कंपनी की ही एक जो शॉप है उसको रेंट कर सके। पैट्रिक अपने बटलर को भेज देता है इस काम के लिए भी, लेकिन फिर बाद में वो उससे पूछता भी है कि आखिर तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेते अपनी एक दुकान। लेकिन हमारे भाई की मर्चेंट गिल्ड वालों से यानी अंबानी की फैमिली वालों से भाई बातचीत है, जिसकी वजह से उसे पता है कि अगर वो किसी भी कंट्री में अपनी शॉप लगाएगा खुद की तो उसे वहाँ पे टास्क करने पड़ेंगे स्पाइंग के, और ऐसा हर कंट्री करवाती है। इसलिए हमारा भाई ये करना नहीं चाहता, इसलिए वो पैट्रिक के साथ ही मिलकर करना चाहता है, एक रेंट लेना चाहता है उसकी दुकान। पैट्रिक कहता है क्यों ना तुम कैसे न्यूट्रल कंट्री में चले जाओ जहाँ पे ऐसा कोई स्पाइंग का टास्क करना ही नहीं पड़ता, तो वहाँ पे भी अपनी स्टोर लगा सकते हो। वैसे पैट्रिक कहता है उसके वहाँ पे भी कनेक्शन है तो वहाँ पे वो काम करवा देगा। और हमारा मैकोटो जो होता है वो खुश होता है, घर आके अपने भाई सबको ये बात बताता है कि उसने एक कंपनी शुरू कर दी है और सब लोग उसके लिए पार्टी कर रहे होते हैं। म्यू जो होता है वो उसको खास अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए जैसे ही हमारे भाई के पास आने वाली होती है तो मैं उसको पकड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं आज ही हमारे भाई और उसके सिटीजन्स का दिन है तो उनको जीने दो। और हमारे भाई के आजू बाजू खतरनाक लोग नहीं होते इसलिए लोग उसे अप्रोच करते हैं, जैसे कि एक लड़की जो कि असल में ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रखी होती है। हमारे भाई को बताती है कि असल में उसने पूरे फॉरेस्ट में छानबीन कर रखी है और ये जो किताब है इसके अंदर लिखा हुआ है कि आखिर वो एम्ब्रूजा जो फ्लावर है वो भी कहाँ है। काफी सारी चीजों के बारे में इसके अंदर लिखा होता है, फॉरेस्ट की चीजों के बारे में। और हमारे भाई को ये भी पता चलता है कि असल में कुछ लोग हैं जो उस फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो लोग लेके नहीं यहाँ पर उसे। वो कोई उस लड़की को बोलता है ऐसे किसी भी अनजान से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरा बंदा आता है, वो लिजार्ड वाला बंदा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसने बैटल की थी। वो छिपकली वाले बंदा बताता है कि असल में वो तोमोई से सीख रहा है स्वॉर्डमैनशिप क्योंकि वो समराय बनना चाहता है। वहीं हमें दिखाया जाता है अगला बंदा आता है जो कि असल में और कोई नहीं, वो ड्राफ का एक सदस्य होता है जो कि असल में वही बंदा होता है जो हमारे भाई को पहले मिला था। वो बंदा बोलता है कि असल में ये जगह बिल्कुल एक पैराडाइस है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ इतना बढ़िया है ये वो। एंड के बाद अपने मेन पॉइंट पे आता है कि असल में उसे अपने हथियार बेचने, मतलब तेजी देख रहे हो बुढ़ाओ की कि भाई पहले तारीफ कर दी फिर बाद में कह रहा है असल में को तुम्हें दुकान में एक छोटी सी जगह चाहिए जिससे मैं अपने वेपन सील कर सकूँ। और हमारा भाई इस चीज के लिए मान भी जाता है, कहता है चल ठीक है जा कर लियो। इसी साथ अगला बंदा आता है और ये असल में हमारे सुअर भाई साहब की प्रजाति में से एक होता है। ये भाई साहब बताते हैं कि असल में कोई टास्क मिला है इल्यूसिरी सिटी में लोगों को घुमाने का, इंसानों को। और बताता है बहुत सारे बंदे हैं जो कि उसके रूलर से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। वहीं एक तरफ जहाँ ये चल रहा होता है दूसरी तरफ हमारे जो दोनों लड़कियां होती है वो भाई बिल्कुल बैठी होती है और कह रही होती है भैया और बता क्या हाल चाल। लेकिन जब इनकी ये पार्टी चल ही रही होती है तभी इनको पता चलता है कि एकदम से हमारे भाई की प्रेजेंस खत्म हो गई फिर वापस आ गई। और एक डरते हुए रोते रोते भगते हुए जाते हैं हमारे भाई के पास। उसे पता चलता है इन लोगों को कि हमारा भाई जो असल में यहाँ पे आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा है। हमारे भाई को डांटते हुए रोते रोते बोलते हैं कि असल में तुमने अभी क्या कर रहे थे तुम, जिसकी वजह से तुम्हारे प्रेजेंस बिल्कुल ही गायब हो गई। तुम्हें भी हमारे भाई को डांटती और कहते हैं अबे ओ तेरे अंदर ज्यादा फिरकी नहीं चल रही, क्या किया था तूने अभी। एंड अपना भाई बताते कि असल में वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था एंड एकदम से उसने अपनी प्रेजेंस को खो दिया, मतलब कि वो इतना ज्यादा डीप फोकस में चले गया था कि वो यही भूल गया कि वो है कौन। एंड जैसे उसने शूट किया वो वापस आ गया। इस बात को सुनने के बाद भी इन लड़कियों का रोना धोना खत्म नहीं हो रहा होता। एंड हमारा भाई कहता है भाई मैंने ऐसा इतनी कोई बड़ी गलती थोड़ी कर दी है। लेकिन ये लड़कियां फिर भी हमारे भाई को नहीं छोड़ती और उसको डांटती रहती है बहुत ज्यादा। तुम्हें कहती है तो बिल्कुल ऐसा जैसे तुम मर गए एंड दोबारा वापस आ गए। तुम्हें बोलते हैं कि असल में अगर तुमने ऐसा और भी किया बार बार किया तो तुम्हारा जो मैजिक है वो बढ़ता जाएगा। और ऐसे तो तुम भाई जो तुम्हारे हाथ में जो अंगूठियाँ तुमने पहन रखी है ये तो किसी काम की ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर ये तुम्हारी जो एनर्जी है उसको कंटेन ही नहीं कर पाएंगी।
तुम्हारा जो मैजिक है वो ओवरफ्लो होने लगेगा। एंड अपना भाई कहता है क्या इसका मतलब मैं डीमन किंग के जैसा हो जाऊंगा। वो सोच रहा था उसकी दोबारा पावर जो है वो लीक करनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अपना जो हमारी तुमोई होती है वो बताती कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तूने पहले लिमिट पार कर दी। अब तो कोई डीमन किंग नहीं बनने वाला, अब तो बनने वाला है सीधे गॉड, तू सीधे गॉड को टक्कर देने वाला है। हमारा लोंडा सोचता है भाई ये तो अच्छी बात है ना भाई, इतनी बढ़िया बातचीत है, मैं गॉड बनने वाला हूँ, ये पावर। लेकिन तुमोई बताते यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर जो गॉड है वो कोई अपना खतरा समझेगी और तुझे हमेशा मारने की फिराक में रहेगी, इसलिए वो मना कर देते कि तू अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा और ये जो तेरा सूट है अब ये वीक हो चुका है, इसलिए तेरे लिए एक नया बनवाएंगे उन ड्राफ्ट्स को कह के। एंड इसके बाद वो लोग हमारे पहले भाई को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद कहते हैं कि अब तू जाले सो जा। एंड जितने में जो हमारे मियो होते हैं वो रो रो के भाई उसकी हालत खराब हो रखी होती है। एंड इसके बाद ये लोग जो होता है चले जाते हैं सुलाने के लिए हमारे भाई को। एंड इसके बाद इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई को, जिसका भाई सर दर्द हो रहा होता है, बॉडी दर्द कर रहे होते हैं भाई, हमारा भाई बिल्कुल परेशान स्ट्रेस्ड हो रखा होता है और हमारे भाई को खुद नहीं पता होता कि भाई वो कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है। हमें पता चलता है कि असल में मियो उसके साथ रात में सोने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसका दिमाग और खराब हो रखा है, वो सो भी नहीं पाया। इसी के साथ जब अपना भाई चल ही रहा होता है तभी उसकी तरफ एक बैग फेंकता हुआ आता है, लेकिन अपना भाई उसे डॉज कर लेता है। तब अपने भाई को एक लड़की दिखती है जो कि डेमी ह्यूमन होती है। एंड वो सब बोलते हैं भाई तू तो बिल्कुल भी इंसान नहीं दिखता। तभी हमारे भाई को पता चलता है उसने तो गलती कर दी यहाँ पे आगे, क्योंकि असल में और कोई नॉर्मल इलाका नहीं, ये रेड लाइट है। हमारे भोले भाले मासूम तमोई को लड़कियां छेड़ना शुरू कर देती है और इस चीज को देखने के बाद तमोई और हमारे मियो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसको लेके वहां से उठा के निकल जाती है। वो लोग हमारे भाई को घर लाते और कहते हैं अच्छा तो देखो ये सब प्यासी भी लगने लगी है, अब रुक जा तेरी प्यासे में उठाते हैं, लगता है बच्चा जवान हो गया है। इसके बाद वो लोग जैसे उसके साथ कुछ हरकतें करने वाले ही होते हैं, हमारे भाई का बलात्कार होने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा जो भाई होता है उन लोग को जैसे तैसे करके रोक लेता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है, भाग जाता है भाई। उसके बाद जो भाई तुमोई और मियो होती है वो सोच रहे होते हैं भाई यार आज भी निकल गया हाथ से। वो लोग कहते हैं बंदा कुछ ज्यादा ही शाही क्या ही करेगा आगे जाके। एंड इसके बाद हमें पता चलता है हमारा भाई कहीं लटका पड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है भैया ये क्या हो गया उसके साथ अभी। एंड इसके बाद हमें दिखाई देता है अगला दिन का सीन, जहाँ पे हमारे भाई को मिलता है उसका एक नया सूट। हमारा जो मुकुटो है उसको उसका नया सूट मिलता है ताकि वो अपनी जो पावर है उसको और अच्छी तरह से कंटेन कर पाए। एंड ये उसको ड्राफ्ट ही देते हैं। एंड इसके बाद जो हमारे मियो होते हैं वो हमारे भाई के पास पर्सनली आती है, उसको बोलती है सॉरी मेरे को माफ करना, ये सब वो फलाना फलाना है। एंड इसके बाद अपने जो भाई होता है कहता है ठीक है अगली बार से मत करना, लेकिन हमारी मियो कहती है फिर तो तू ऐसे मर्जी नहीं रह जाएगा। लेकिन अपना भाई कहता है ये सब छोड़ तुम को बताओ फ्लावर कहाँ है। मियो बताते कि असल में उस जगह को कुछ लोग हैं जो गार्ड करते हैं, लेकिन अपना भाई कहता है ठीक है हम उनसे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उन फ्लावर्स को लेने के लिए, लेकिन रास्ते में पता चलता है कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं, तो हमारे मियो इनका भी कुछ सीन कर लेती है, उनका मैटर क्लोज वहीं पे कर देता है। वहीं हमारा जो भाई होता है वो पहुंचता है उस गार्डन पे जहाँ पे वो एम्ब्रेस जो फ्लावर्स है वो वहाँ पे है। मियो अंदर जाने ही वाली होती है लेकिन फिसल जाते हैं, इसलिए अपना भाई जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको आगे की तरफ ले जा रहा होता है। और ये हमारे मियो के लिए बहुत ज्यादा प्यारे पल होता है, वो कहता है बस ये पल खत्म ही ना हो कभी, वो बस ये चाहती थी, लेकिन वो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि तभी वहाँ पे उस लेक के रक्षक मिल जाते हैं हम लोग को, जिनमें से एक का नाम होता है लंबे वाले का नाम होता है एक्वा और जो छोटा वाला होता है उसका नाम होता है एर। ये जो गार्डियन होते हैं ये इस लेक की रक्षा करते हैं। मुकुट जो होता है वो उन लोगों को बोलता है कि भैया असल में हमारा सीन ये है कि हम यहाँ पे तुमसे बात करने आए, लेकिन हमारे यहीं पे मियो जो होते हैं खतरनाक ऑरा निकाल रही होती है, क्योंकि जब उसने मुकुट के साथ हाथ पकड़ा हुआ था तो इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। वहीं पीछे से वो एडवेंचरस भी आते हैं, कहते हैं हम भी है ना यहाँ पे फ्लावर लेने आए हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे ये गार्डियंस होते हैं कहते हैं अच्छा चलो हो गया तुम्हारा, ठीक है फिर शुरू करते हैं। फिर हमारा मुकुट जो कि यहाँ पे बातचीत करने आया था उसके साइड में एक ऐसी खतरनाक लड़की होती है भाई जो कि बस मारने मुड़ने के लिए होती है खड़ी, वो बस सोच ही रही होती है एक हाथ तो उठा के देख मैं फिर तेरा ऐसी की तैसी कर दूंगी। एंड तभी वो जो गार्डियन होते हैं वो हमला करना शुरू करते हैं, लेकिन अपना भाई मियो को लेके वहां से भाग जाता है। तभी वो एडवेंचरस वाली जो लड़की होती है हमारे भाई को कहते हैं तू हमला क्यों नहीं कर रहा, और हमारे भाई को याद आता है ये तो वो रात वाली लड़की है ना ये तो, लेकिन अपना भाई ये सब को छोड़ते हुए कहता है भैया यहाँ से अभी निकलना ही सबसे बढ़िया है। एंड वो उस लड़की की जो मैजिक होता है आइस वाला उसको भी रोक लेता है, लेकिन तभी एक्वा जो होता है वो अपने फायर वाले मैजिक का इस्तेमाल करता है और एडवेंचरस की तो ऐसी की तैसी हो जाते हैं, लेकिन अपना भाई जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उनको बचा लेता है। गार्डियन जो बंदे होते हैं वो भाई सोच में पड़ जाते हैं भाई ये कौन बंदा है, कितना खतरनाक बंदा है, इसने कैसे बचा लिया भाई, ये बच कैसे गया, कौन है ये। एंड हमें पता चलता है तुमोई जो है ये सारा कांड देख रही है, वो आराम से बैठी हुई है वहाँ पे, उसको तो बस मजा आ रहा है कि भैया क्या बात है भाई ऐसे लगे रहो। तुम्हें को तो उसमें मियो की वजह से मजा आ रहा होता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रही होती है, उसको बस मजे आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा मकोटो कहता है भैया वो उसको एक अल्कोहल फैक्ट्री लगाने देगा, ये वो कहता है साफ सीधी बात, यहाँ पे रिश्वत दी जाती है और हमारी जो तुमोई होती है वहाँ पे आ जाती है, प्रकट हो जाती है। तुमोई यहाँ आके भी अपना ज्ञान मिलना शुरू करती है, कहते हैं सबसे पहले तो एक काम कर स्मोक स्क्रीन बना, ये कर वो कर, उसके बाद तो इसे हरा देगा, ये वो कहने लगती है। पर तुमोई के इंस्ट्रक्शन सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि अपना भाई भी यही करता है, वो सबसे पहले तुमोई की बात मानते हुए एक स्मोक स्क्रीन बनाता है अपने फायर बॉल से। वो जो एरिस और एक्वा होते हैं वो वहीं पे रुक जाते, कहते भाई ये क्या हो रहा है ये देख लेते पहले एक बार। मियो को शांत करने के लिए अपना भाई जो होता है तुमोई की बात मानता है और मियो को अपना जो खून है वो पिला देता है, और खून मिलने के बाद हमारे जो मियो होती है वो बिल्कुल पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्वादिष्ट मील के लिए। एंड तब उसके बाद हमारे जो मियो होते हैं नॉर्मल हो चुके होते हैं, अपना भाई जो होता है फिर अपना काम करना शुरू करता है मेन, क्योंकि वो एक आफत कम हो चुकी होती है। तभी हमारी जो एरिस होती है वो एक हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारे जो मियो होते हैं उसे वहीं पे बीच में रोक देती है अपने मैजिक स्पेल से। मुकुटो जो होता है हमारे मियो को शाबाशी देता है, कहता है बहुत बढ़िया काम किया तूने। एंड के बाद एक बड़ा हमला करने से पहले एक वार्निंग देता है फ्लैश मार के
एंड इतने में इससे पहले कि वो लोग कुछ करते हैं, अपने जो भाई होता है मौके पे चौका मारते हुए उन लोगों की जो छड़ी होती है उसको तोड़ देता है। और हमारा मोकोटो भाई इतना तेज होता है कि वो कहता है कि भैया इससे पहले ये लोग अपना कुछ और वेपन निकाले, इन लोगों के हाथ बांध दो। एंड म्यू जो होती है वो अपनी डार्क वेब या सिल्क वेब जो भी होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को बांध देती है। उन गाड़ियों की साइड करने के बाद अपना जो होता है ला भाई ये तो होता है उन लोगों का बोलता है कि असल में वो सिर्फ एक मैच चेंज है और ये दे बेटा कुछ लोग थोड़ा वो समझते हैं और कहते हैं ठीक है अगर तुम्हें ये सभी करना है तो तुम हमारे एल्डर से बात कर लो, वो तुम्हें बता देंगे जो करना है। इसके बाद वो लोग अपने गाँव में ले जाते हैं हमारे भाई को और उसके बाद एल्डर्स के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाओ फिर बातचीत कर लो भाई जो तुम्हें करनी है। एल्डर से मिलने के बाद अपना भाई उन्हें कहता है कि क्या आप लोग एल्फ हो, लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं हम एल्फ के एंसेस्टर्स एल्फ नहीं है। वो बताते हैं कि असल में एल्फ के पास मैजिक होता है, पावर होता है, वो उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे पास अलग ही टेक्निक्स है जिससे हम मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनसे थोड़े अलग हैं। जब ये सब बातचीत चल ही रही होती है एंड जैसे वो लोग मुद्दे पे आने वाले होते हैं बिजनेस के बारे में, तभी वहाँ पे एक लौंडा आता है एंड कहता है तुम सब लोग नालायक हो, बेकार हो, ये वो कावर्ड हो, एंड ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें कहने के बाद उन्हें एडल्ट्स को वो हमारे भाई मोकोटो को देखता है और कहता है ये बंदा मर्चेंट हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ दावे के साथ कहता हूँ भाई इस बंदे ने कैसे हरा दिया फिर हमारे ताकतवर गार्डियंस को, वो लोग काफी स्किल्ड है ये वो। एंड के बाद इन द एंड वो कहता है कि तू मिलियो बाहर मेरे को, जो मैं तेरे को बताता हूँ। भाई सही में धमकी देके चले जाता है हमारे भाई को। एंड्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे भाई के एडल्ट्स के साथ असल में मीटिंग होती है एंड बिजनेस के बारे में बातचीत होती है। इसके बाद जैसे अपना भाई बाहर आता है उसे एक्वा और हैरिस मिलते हैं। हमारा भाई काफी ज्यादा पहले से थका हुआ होता है एंड वो और किसी से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन ये लोग कहते हैं कि इनके टीचर से मिला जाए। हमारा भाई मना कर देता है, लेकिन तभी उनका टीचर दीवार फाड़ते हुए वहीं पे आ जाता है और कहता है ओ भाई क्या हालचाल, मैं हूँ मोंडो। ये मोंडो नाम का जो व्यक्ति था ये बहुत ही खतरनाक था। ये मतलब आते हमारे भाई से हाथ मिलाता है एंड इससे ज्यादा वो हमारी मियो की क्या जला सकता था, उसने उससे ज्यादा लंबा हैंडशेक किया एंड इसके बाद से मियो जो है वो नाराज हो जाते हैं एंड इसके बाद उस मोंडो को भाई चांद पे भेजने वाली शक्तियों के साथ उसे फेंकती है एंड इसके बाद मोंडो की ऐसी की तैसी हो जाती है। मोंडो जो होता है वो कहता है भैया ना ही ये बंदा नॉर्मल है ना इसके साथ ये जो बंदी आई है ये। एंड इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई को जो कि असल में रात को पार्टी में जाने से पहले हमारे म्यू को इंस्ट्रक्शंस देता है कि भैया तू जा पहले उस मोंडे और डॉन जो वो बंदा था वो जिसने हमारे भाई को धमकी दी थी उसके बारे में चेक वेक करके आ कि आखिर ये है कौन क्या है। और हमारी जो म्यू होती है वो चले जाती है उनको पीछे और सबसे पहले मोंडो का पीछा करती है एंड उसके बारे में पता लगाती है कि भैया इस बंदे का अलग ही ऑरा है अर्थ पावर वाला, इसकी हीलिंग एबिलिटीज भी काफी अच्छी है। इसके बाद इसको पता चलता है कि असल में ये जो बंदा है ना ये डीमंस के साथ मिला हुआ है। काफी तगड़ी जानकारी मिलने के बाद हमारी जो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमारी म्यू जो है वो दे देती है हमारे भाई मोकोटो को। और हमारे लौंडे मोकोटो को भी पता चल जाता है कि भैया ये लोग ना कुछ बड़ा सीन तो करने वाले हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, तो इससे रेडी रहना पड़ेगा। और उसको कह देता है कि तुम तुम्हें को यहाँ पे बुला लेना। फिर शिफ्ट होता है हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई के यहाँ पे आने की खुशी में यानी गेस्ट होने की खुशी में यहाँ पे पार्टी शार्टी की जा रही होती है। डॉन और हमारे मोंडे को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा डॉन होता है उसके अंदर से एक शैतान निकलता है एंड हमारा जो डॉन का शरीर होता है वो बिल्कुल ही बस नाजान पड़ा रह जाता है, बिल्कुल एक पोस्ट बॉडी की तरह रह जाता है क्योंकि जो हमारा पैरासाइट है वो अब असली रूप में आ चुका है। सब लोग उस डीमन को देखने के बाद काफी डर चुके होते हैं क्योंकि उसने मोंडे को भी मार दिया होता है और साथ में डॉन को। मोकोटो पूछता है तूने उन लोगों को क्यों मारा है, बताता है शैतान कि डॉन के अंदर जो है वो लाइफ सोल खत्म हो चुकी थी और जो दूसरा वाला मोंडो था वो भाई दूसरे दुश्मनों के साथ था, ऐसे डीमन जिन्हें वो पसंद नहीं करता उनके साथ। फिर वो कहता है तू क्यों नहीं डर रहा मेरे से। हमारा लौंडा मोकोटो बिल्कुल टशन में कहता है मैं तेरे से नहीं डरता क्योंकि मैं तेरे बैक स्टोरी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बताता है कि असल में जो शैतान जैसा बंदा है ये असल में एक रिसर्चर था जो कि असल में और रिसर्च करना चाहता और एक ऐसी रिसर्च पे पहुंच गया जिससे ये अपने आप को इमोर्टल बना दिया। मतलब ऐसा समझ लो साइंटिस्ट ने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिससे वो अमर हो गया इसके बाद ताकि जिंदगी भर रिसर्च कर सके। जब भी शैतान एक्सपोज हो चुका होता है तो हमारे भाई को कहता है ठीक है अब मैं तेरे पे हमला करने वाला हूँ, अगर तूने इसे डॉज किया तो ये पूरा विलेज मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर तूने इसको मर्द की तरह अपनी छाती पे लिया तो तू मर जाएगा, अगर तू असली मर्द है तो आजा भीड़ के दिखा। एंड इतने के बाद हमारे मोकोटो कहता है हाँ आजा आजा ऐसा कौन डरता है। हमारा चालाक मोकोटो जो होता है वो असल में उसने पहले ही हमारे म्यू से उसकी कॉपी वाली पावर ले ली होती है जिसका वो इस्तेमाल करता है और शक्ति को इस्तेमाल करके वो उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, उसकी पूरी पावर ही खत्म कर देता है, उसकी पूरी की पूरी पावर को नलीफाई कर देता है, खत्म कर देता है। और अब वो शैतान भटकी हुई आत्मा की तरह बस भटक जाता है, वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है भैया ये कितना खतरनाक आदमी है, लेकिन अपने भाई इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से खत्म नहीं करता। एंड्स को टेलीपोर्ट कर देता है हमारी टोमोई की मदद से ताकि वो उससे बाद में बातचीत कर सके। एंड्स के बाद वो विलेज को चीफ को कहता है हाँ भैया तुम लोग सुरक्षित हो। और तो हमारे भाई को पता चलता है विलेज वालों के द्वारा कि भैया आज तो यहाँ पे उसकी फील्डिंग सेट थी, पर अभी विलेज वालों की ऐसी की तैसी हो रही है हमारे भाई को देख के। वो कह रहे कि यही असली में असली मॉन्स्टर है। तभी हमारे भाई मोकोटो को डिफेंड करने के लिए वहाँ पे हमारे टोमोई आ जाती है और उन एल्डर में से एक का नाम बताते हुए कहती है हाँ भाई कैसा है। वो एल्डर बिल्कुल शॉक हो जाता है, वो कहता है भाई ये कौन है, इसको कैसे मेरा नाम पता है। वो एल्डर
जो होता है वो हमारे तोमोई को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी हमारे तोमोई बताती है कि असल में मैं वही हूँ जिसने तेरे यहाँ पे बैरियर लगा रखा है। एंड तब एल्डर को याद आता है भैया ये तो वो ड्रैगन है। एंड इसके बाद वो सबको उसके सामने झुकवा देता है। तोमोई बताते हैं कि असल में मोकोटो उसका मास्टर है एंड सबको उसके सामने झुकना चाहिए। और पूरे विलेज वाले कहते हैं एक मिनट ये कैसे हो गया, और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो जो लीच होता है वो हमारे भाई मोकोटो को बताते हैं कि असल में वो ह्यूमन की स्पीशीज में एक बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग बंदा बनना चाहता था, इसलिए उसने ये सब किया था क्योंकि वो सुपीरियर बनना चाहता था सबसे ज़्यादा। लेकिन हमारा मोकोटो कहता है चलो ठीक है जो भी है, लेकिन वो जो लीच होता है वो कहता है कि आखिर मेरे को पहले ये बताओ तुमने कौन सा मैजिक का इस्तेमाल किया। मोकोटो बताता है वो तो मियो की पावर का कॉपी था। वो जो लीच होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहता है भाई वो जो तूने अटैक किया ना वो बिल्कुल ऐसा था जैसे एक चींटी पे भाई मिसाइल मार दें। वो कहता है आखिर तूने इतनी ज्यादा पावर का अमाउंट हो ये मैजिक निकाला कैसे भाई। वो ना पूछे से कंफ्यूज हो रखा था। एंड उसके बाद वो कहता है भैया ये तो मेरे लेवल का बंदा है ही नहीं भाई, इससे मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। एंड जैसे वो ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करने वाला था मियो तो मोई ने उसे वहीं पे सेट कर दिया, बोला कि इससे आगे तू गया ना तेरी ऐसी की तैसी। मेरे को तो उसे बचा लेता, कहता भाई रुक जाओ भाई अभी इससे मेरे को काम है। वो कहता है देखो भाई मेरे को जैसा बिजनेस करना है, मेरे को 30 सारी जो रिसर्च वाली किताबें हैं वो सब चाहिए। और कहता है वो उसे खरीदना चाहता है, ऐसा नहीं कि छीनना चाहता, नहीं खरीदना चाहता अपना भाई। और उसके बाद उसे लिस्ट विस्ट बताता है कि भैया ये बुक चाहिए ये सब। तभी उस लीच को लगता है हाँ भाई उसके और एक ह्यूमन के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है भाई। तभी तुम्हें बोलते हैं भाई खरीदना क्या है, सीधे सीधे इस बंदे को रख ले तो अपने मैजिक इंस्ट्रक्टर की तरह, ये तेरे को गाइड करेगा। क्योंकि अगर असल में ये ग्रैंड बनना चाहता था यानी सुपीरियर ह्यूमन, क्योंकि असल में जो मैं बता दूं ग्रैंड एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे वो बंदा सबसे ज्यादा सुपीरियर ह्यूमन बन चुका होता है और इस लीच को वही बनना था। तो हमारे जो तोमोई होते कहते हैं तो इसके पास तो फिर बहुत सारी रिसर्च होगी और ये भी पता होगा कि गॉड सिर्फ एक दुनिया को कंट्रोल नहीं करती है। और ये भी बोलते कि असल में ग्रैंड जो थे वो ऐसे लोग थे भाई जो दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकते थे। ये बातें सुनने के बाद अपना मोकोटो सोचता है वो भी घर जा पाएगा, लेकिन तभी हमारा उसके सपनों को चूर चूर कर देती है हमारी तोमोई और कहते हैं कि असल में पहले कुछ लोगों ने इन कोर्स को तोड़ा हुआ है जिसकी वजह से अब कोई भी नहीं जा सकता है दूसरे वर्ल्ड में। एंड अब जो ग्रैंड्स नाम की चीज़ है ये अब एग्जिस्ट ही नहीं करते समझ लो। और मान लो फिर भी अगर कोई बंदा जा भी रहा है दूसरे वर्ल्ड में ग्रैंड बन गया तो भाई उसके पास सिर्फ 10% चांस होते हैं, जो कि ना के बराबर है सुसाइड जैसा है बिल्कुल ही। कोई भी बताते हैं कि असल में हमारे भाई के जो पेरेंट्स है वो उनको ट्रैवलर्स में से थे जो कि असल में दूसरे वर्ल्ड में गए एंड उसके बाद वहाँ पे बस गए। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा कुछ कर पाए थे एंड ऐसा कुछ किसी ने किया, क्योंकि जो लोग दूसरे दुनिया में गए थे वो बहुत बेकार थे एंड वो वहाँ से शायद वापस भी नहीं आ पाए। लेकिन इन दी एंड हमारे भाई को और लीच को पता चल जाता कि ग्रैंड बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बन ही नहीं सकते। फिर भी मेरे को तो पूछता है लेकिन थियोरेटिकली ये हो सकता है, ये पॉसिबल तो है दूसरी दुनिया में जाना ये सब। लेकिन हमारे जो तोमोई होती है वो उसकी सारे सपनों में पानी फेंक देती है और कहते हैं कि भैया तेरे को सुसाइड करनी है क्या, भाई को पहले बता दे। तब लीच को पता चलता है भाई उसने जो भी अभी तक किया वो तो किसी काम का ही नहीं था। फिर हमारी तोमोई कहते हैं एक काम करना लीज तू इसका सर्वेंट बन जा, मैं तो कहता हूँ। एंड तुम दोनों वैसे भी दूसरे दुनिया से हो तो शायद तुम लोग एक रास्ता ढूंढ लो जिससे तुम जा सको वापस अपनी दुनिया में। एंड ऐसा झांसा देने के बाद जो हमारा लीच होता है वो कहता है चल ठीक है भाई मान लेते हैं, बन गए थे सर्वेंट ठीक है। और हमारा मोकोटो भी उसका अपना जो है सर्वेंट बना देता है। इसके बाद एग्रीमेंट शुरू करता है जिससे वो लीच को अपने सर्वेंट बना सके। एग्रीमेंट में साफ लिख दिया जाता है कि भैया सारा डोमिनेशन जो रहने वाला है वो मोकोटो का रहने वाला, सारी बात मानेगा ये लीच हमारी भाई की, पूरी अपनी जिंदगी जो है वो मोकोटो के हाथ में कर देगा ये और उसके लिए एक मैजिक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा, चलती फिरती बुक होगा पूरी उसके लिए। इसी के साथ हमें पता चलता है कि असल में जो लीच होता है ये असल में एक लड़का होता है, क्योंकि अपने नॉर्मल जैसी फॉर्म में आता है। ये एक लड़का होता है लंबे बालों वाला। लेकिन जब ये सब चीज़ चली रही होती है, सब कुछ चीज़ें इतनी बढ़िया चल रही होती है, लेकिन तभी तोमोई जो होता है उसको एकदम से कुछ होता है। उसको एकदम से ऐसा बिल्कुल खतरनाक बीमारी सा होता है, पता नहीं क्या होता है, एकदम से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। अपने भाई और जो लीच होता है सबसे पहले तो वहाँ से भागते हैं एंड सीधे बाहर जाते हैं, देखते हैं कि भैया कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। और मियो को कहता है कि वो तोमोई के साथ ही रहे ताकि वो उसकी ब्लीडिंग पे चेक कर सके। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है हमारे लीच को तो भागना ही नहीं आता भाई, बहुत आलसी इंसान है भाई, बिल्कुल हड्डल घसी इंसान। वो लीच कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। एंड जैसे अपना भाई जो होता है वहाँ जाता है, चेक करता है अपने विलेज में, अपने शहर में, उसे पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो भाई बहुत खतरनाक बमबारी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, लोग ऐसे जमीन पे पड़े हुए हैं। एंड अपना जो लीच है उन्हें हील करने की कोशिश कर रहा है। अपना भाई भी अपने अकाई पावर का इस्तेमाल करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है। हमारा भाई उस बंदे की बॉडी को एक बार छूता है, उसको बिल्कुल ठंडापन दिखता है और उसको वही चीजें याद आने लगती है अपने दिमाग में जो उसकी पुरानी वर्ल्ड में हुई थी जब उसका पहला बैट मारा था। अपना भाई मोकोटो पता नहीं कहाँ खो जाता है, लेकिन एकदम से उसे याद आता नहीं अभी ये सब चीज़ों का वक्त नहीं है। एंड वो उसके बाद अपनी सेकंड लेयर का इस्तेमाल करता है काई पावर का, और वो जो बंदा होता है वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू होने लगता है। एंड इसके जो रिजल्ट होता है वो दिख भी रहे होते हैं उस बंदे के ऊपर। जब वो बंदे पे हीलिंग मैजिक काम कर रहा होता है तो अपना जो भाई होता है उसे छोड़ के वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि आखिर एक्सप्लोजन या फिर ये सब चीज़ें क्या हुई है यहाँ पे। एक रोज होते बच्ची आते और बताते कि असल में उसके जो पापा है वो वहाँ बाहर है और इंसानों से लड़ रहे हैं। एंड इस चीज़ को सुनने के बाद अपना भाई वहाँ पे जाता है और चेक करता है। मोकोटो जैसे ही साइट पे पहुंचता है जहाँ पे ये सब चीज़ें हुई होती है, वहाँ पे उसे मिस्ट गेट्स दिखते हैं। उसे तोमोई के क्लोन की जो प्रेजेंस होती है वो फील हो रही होती है और ये भी फील हो रहा होता है कि वहाँ पे कुछ एडवेंचरस भी हैं।
और इन प्रेजेंस के बारे में हमारा भाई जब सोच ही रहा था उसे याद आता कि असल में शायद इन्हीं चीज़ की बात कर रहे थे हमारे तोमोए और हमारी मायो। हमारे भाई एकदम से फील करता है जैसे ही इन्वेस्टिगेट जाते हैं उसके अंदर से जो प्रेजेंस होते हैं वो भी चले जाती है और हमारे भाई को पता चलता है कि भैया कुछ बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। तभी उसे वहाँ पे एक मिस गेट लेकिन ओपन दिखता है एंड उसके पास जाता है वो एंड जैसे उस मिस गेट में वो अपना हाथ डालता है उसे मेमोरीज फ्लैशबैक होनी शुरू होती है और वही लड़की दिखाई जाती है वो जो एडवेंचरस की थी। वो लड़की जो उसे याद आती है उस दिन वहाँ पे पीले बाल वाली वो जो लड़की जो उसे रेड लाइट मिली थी वो उसे याद आती है और कहता है कि अच्छा तो यही है मीन असल में जिसने यहाँ पे सारा कांड किया। उसे सारी स्टोरी समझ आ जाती है जाके लड़की कैसे अंदर घुसी थी एंड उसके बाद इसने गिफ्ट देने के नाम पे यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें चोरी करते हुए भागी एंड जैसे ही पता चला कि इसको रोकने के लिए कुछ लोग पीछे से आ रहे हैं तो इन लोगों ने हाथापाई पे आ गए एंड उसके बाद यहाँ पे जो काफ़ी सारे कत्ल वाली चीज़ें हैं वो की है इन लोगों ने और जो स्पाइडर वाला बंदा था उसको भी बुरी तरह से इन्हीं लोगों ने मारा है। सिटी के जो लोग थे वो असल में उन लोगों का पीछा कर रहे थे लेकिन तभी इन लोगों ने एक ऐसी बैग फेंक दी जिसके अंदर हमारे भाई की एक रिंग थी जो कि वहाँ पे एक्सप्लोड हो गई। वो रिंग की पावर रिलीज हुई जिससे असल में हमारा भाई पहनता था अपनी डिवाइनिक पावर को रोकने के लिए। इस चीज़ को फैलने से रोकने के लिए हमारे तोमोए के जो क्लोन था उसने अपनी पावर का यूज़ करा लेकिन वो किसी काम का नहीं रहा और सब लोग मारे गए, बहुत सारे करीबी लोग मारे गए एंड इस चीज़ को जानने के बाद अपना भाई काफ़ी ज़्यादा दुख में चले गया और गुस्सा हो गया क्योंकि भाई जिसने ये सब शुरू किया था वो तो बच गया है लेकिन बाकी सब चले गए। वो एडवेंचर वाली लड़की जो थी वो हमारे भाई को याद आती है एंड अपना भाई सीधे डायरेक्ट उसी के पास जाता है। अपना भाई उस लड़की के पास बहुत ही खतरनाक सा लुक लेते हुए जाता है। वो लड़की हमारे भाई को काफ़ी ज़्यादा बुरा बुला भी कहते तो जैसा गंदी शक्ल का कीड़ा तू मेरे पास क्या कर रहा है, लेकिन अपना जो भाई होता है वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो कहता है ह्यूमंस बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, कोऑर्डिनेशन ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है एंड ऐसी ही बात किए जा रहा होता है और बिल्कुल ही गुस्से में होता है कि जैसे आज तो इसकी खैर नहीं है लड़की की। वो कहता है मेरे को तो तुम्हें उसी दिन मार देना चाहता है जिस दिन तुमने हमारा पीछा किया था। तभी वो लड़की हमारे भाई के सामने स्वॉर्ड निकाल लेती है। तब अपने भाई मुकोटो भी अपनी छोटी सी तलवार निकालता है और उसके बाद जैसे वो लड़की कहती है कि पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ एंड उसके बाद वो हमला करती है। वो अपने हाथ को ही तोड़वा लेती है और उसके बाद नीचे लेते लेते रोने लग जाती है तेज तेज। लेकिन इससे हमारे भाई मुकोटो का जो गुस्सा है वो शांत नहीं होता है, वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू करता है। उसके बाद हमारा भाई मुकोटो जो होता है वो अपनी जिंदगी की पहली किल लेता है और उस लड़की को मारने के बाद वो काफी बुरा फील करने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने क्या किया है और उसके बाद उसका जो माइंड होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, वो पता नहीं क्या क्या करने लगता है। लेकिन फिर भी हमारा भाई होता है अगले दिन तमाओ के जो क्लोन होता है उसके फ्यूनरल में जाता है और वहाँ पे किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगने देता है कि उसके दिमाग की हालत कैसी है इस टाइम पे। और उसके बाद वो मिलने जाते हैं अपने सर्वेंट से जहाँ पे वो हमारी जो तमाओ होती है उसको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि असल में बता नहीं मैंने तुम्हारी पावर कैसे यूज़ कर ली, कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं मेरे अंदर चीज़ें चेंज तो नहीं हो गई तुम लोगों की वजह से एंड बहुत सारी ऐसी उल्टी पुल्टी बातचीत करना शुरू कर देता है जिसको देखने के बाद हमारी जो तमाओ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लग जाती है। वो कहते हैं अबे भूंदू नालायक, तेरे को इतना भी नहीं पता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तेरे साथ, तो अभी बिल्कुल भी अनचेंज है तू। हमारे भाई को भ्रम था कि कहीं उसने हमारे तमाओ की पावर का इस्तेमाल कर दिया इसलिए कहीं वो कुछ वो अलग एक ड्रैगन सी उसके पास पावर आ गई ऐसा कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हमारे भाई को बताया जाता है कि अगर कभी कभी सर्वेंट और मास्टर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो तो हमारा भाई जो है वो यूज़ कर सकता है पावर। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होता है और होना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन नहीं हो गया तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी हमारे भाई के साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन में हुआ था, लेकिन जो भी है हो तो गया ना, इसलिए हमारी जो स्पाइडर वाली होती है मयो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। कहते हैं इसने कैसे कर दिया पहले यार बॉन्ड तुम्हारे साथ अच्छा, और इसी के साथ ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और बेचारे शिको को बीच में जाते हैं। इसके बाद ऐसा दोबारा कहीं फ्यूचर में ना हो इसलिए अपना भाई जो होता है वो बाकियों के पास जाता है, उन्हें कहता है कि भैया हम लोग अब इस सिटी के आजू बाजू एक वॉल बनाने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा जो भाई होता है वो कुछ लोगों को ये काम भी दे देता है कि वो पूरे जो सिटी है उसमें एडवेंचर की तरह घूमे और सिटी की देखभाल करते रहें। और इसके बाद अपना जो भाई होता है वो ड्राफ्ट के पास जाता है, लोगों की सेफ्टी के लिए और भी चीज़ों के लिए बात करता है एंड इसके बाद अपना भाई होता है वो जाता है उस सुअर वाले परिवार पे जिनके घर से डेथ हुई थी एंड इसके बाद अपना भाई उनसे मिलता है। वो असल में और कोई नहीं वही बंदा होता है जिसको अपने भाई ने हील किया था। वो उससे थोड़ी देर बातचीत करता है, उसके बाद वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा भाई पैट्रिक से मिलने जाता है और वो सब बताता है पैट्रिक की असल में एक रोज गार्ड सिटी करके नाम है जो कि एक न्यूट्रल सिटी है और वहाँ पे अपना भाई जो है वो अपनी स्टोर लगा सकता है। पैट्रिक जो होता है वो मैप का इस्तेमाल भी करता है और हमारे भाई को दिखाता है कि असल में है कहाँ ये। असल में रोज गार्ड सिटी काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं तो अपने भाई ने सोच लिया होता है कि वहाँ पे टेलीपोर्टेशन से जाने वाला है एंड इसके बाद लास्ट में वो अपने भाई जो पैट्रिक होता है उसको थैंक यू से बोलता है अपना भाई मुकोटो और इसी के साथ अपना फेस रिवील भी कर देता है हमारे पैट्रिक के सामने और कहता है कि असल में मेरी ये गंदी सी शक्ल है इसलिए मैं तुम लोगों को दिखाता नहीं था। ये वो हमारे मुकोटो की शक्ल देखने के बाद हमारा जो पैट्रिक होता है बिल्कुल हिल जाता है, कहता है भाई ये तो भाई कैसा इंसान है। खैर वो उसके सामने उसकी तारीफ कर देता है, कहता है नहीं सही है बढ़िया है, लेकिन अंदर अंदर हमारा भाई सोच रहा होता है भाई कितना ज़ॉम्बी ऐसा दिखता है बंदा। वहीं घर जाके अपना भाई होता है वो बताता है तोमोए और मियोको कि भाई वो हमारे जो शिकी है उसको ले जा रहा है अपने साथ और ये दोनों यहीं पर रहने वाले हैं और शिकी को इसलिए ले जा रहा है वो क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज है जो वहाँ पे यूज़ कर सकता है।
न्यू तो मोई जो होते हैं बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते, कहते ना 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 बिल्कुल नहीं। लेकिन अपना भाई जो होता है वो उन्हें कहता है लो ये लो ना मेरी सीरीज लो और इससे मेरे को रोज देखते रहना बस। इतने में दोनों को दोनों फ्लाइट हो जाते हैं और कहते चलो ठीक है जा लो ये हो। इसके साथ अपना जो भाई होता है वो हमारे शिकी के साथ चले जाता है और जब वो टेलीपोर्ट होकर जा ही रहे होते हैं तभी गॉडेस जो होती है वो उसे कहीं और ही टेलीपोर्ट कर देती है। अब अपना भाई जो होता है वो अपने सर्वेंट से काफी दूर होता है और उसके सर्वेंट अब पता नहीं लगा पा रहे होते कि आखिर ये गया कहाँ बंदा। और हमारे भाई को अजीब सा लगना शुरू हो जाता है जैसे उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है उसे मारने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है डेमी ह्यूमन जैसी लड़की आती है और हमारे भाई पर अटैक करना शुरू कर देती है। इस टाइम पे हमारे भाई लोंडे और नालायक को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन इतना पता है कि ये जो लड़की सामने खड़ी है बहुत खतरनाक है। हमारा भाई असल में उस अटैक को डॉज नहीं कर पाया था तो उसके हाथ में लगी हुई है पहले से। कभी सामने वाले बंदे होते हैं वो सोच रहे होते हैं भैया आखिर गॉडेस ने अपने सर्वेंट इस जैसे को क्यों बनाया, मतलब इतने नालायक को। तब हमारा भाई समझ जाता है ये सारा किया धरा जो है ना गॉडेस का ही है। एंड इसलिए अपने जो भाई होता है वो अपने सर्वेंट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका आंसर कोई भी नहीं करता है और हमारे क्योंकि सर्वेंट्स तक ये बात पहुंचती नहीं है। इसके साथ वो खतरनाक औरत जो होती है वो हमारे भाई पर अटैक करना शुरू करती है लेकिन अपना भाई बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा होता है और यूज करता है कुछ स्ट्रिंग्स का ताकि वो उस खून को रोक पाए जो उसके हाथ से निकल रहा है। हमारे भाई का बहुत ही गंदा हाथ हो रखा होता है। तभी हमारा भाई जो होता है उन लोगों से पूछता है कि आखिर ये लोग है कौन। उनसे वो बोलता है कि भैया अपना परिचय तो दो भाई, माइसेल्फ तो दो। एंड से बाद जो लड़की होती है वो बताती है कि उसका नाम है सोफिया और वो एक ड्रैगन किलर है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लड़की जो है नंबर 1 पे आती है एडवेंचरस में। और इसके साथ जो है ये असल में इसको ना ही मानो तो एक ही बात है क्योंकि बंदा मरा हुआ है, ये बस अपनी पावर का यूज कर रहा है और इस लड़की का स्वॉर्ड बना हुआ है। और हमें पता चलता है ये सोफिया जो लड़की है ये असल में डीमंस के साइड हो चुकी है इसलिए अब जितने भी ह्यूमंस है इसके दुश्मन है। अपने भाई को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद वो अपनी काय का पावर यूज करता है डिटेक्टिव काय की। एंड से बाद वो पता लगाता है कि भैया यहाँ पे तो बहुत सारे डीमंस है जो कि अटैक करने के लिए बस रेडी है इंसानों के ऊपर। एंड ये जो जगह है यहाँ पे अपना भाई गलती से फंस गया है क्योंकि ये जो जगह होने वाली है डीमंस और ह्यूमंस के बीच की लड़ाई का बैटल ग्राउंड है। अपना भाई ये जानता है कि भैया वो यहाँ से भाग तो नहीं सकता है क्योंकि अगर यहाँ से जाएगा तो भी दिक्कत होने वाली है। इसलिए अपना भाई जो होता है वो रेडी हो जाता है वो लड़ने के लिए कि हाँ भाई चलो ठीक है वो कर रहे हैं तो अच्छे से करते हुए। और ये सामने वाले बंदे इन्होंने भी हमारे भाई को बस ये सोच रखा है कि भैया ये ना गॉडेस का सर्वेंट है और ये हमें रोकने आया है। मतलब हमारा भाई की बस ऐसे जैसे लग गए हैं इतना पता है। फिर क्या था अपना भाई शुरू करता है लड़ाई एंड इसके बाद बुलेट की बुलेट मारता है फायर बुलेट। लेकिन वो लड़की जो सोफिया होती है काफी ताकतवर होती है। जैसे अपना भाई भागने की कोशिश करता है क्रिस्टल स्पाइस जो होते हैं हमारे भाई के सामने आ जाते हैं और हमारे भाई के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। लैंसर और सोफिया की जोड़ी एक नंबर की होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और आगे बढ़ा रहे होते हैं। सोफिया हमारे भाई पे एक अचानक से हमला करती है और उसकी जो बैरियर होती है उसको वहीं पे तोड़ देती है। सोफिया कहते हैं ये तुम्हारी पावर है ना जो तुम्हें गॉडनेस ने दी है ये तुम्हें बचा रही है। इसलिए वो क्या करती है वो अपने हाथ में एक रिंग पहन लेती है और कहती है कि अब ये जो पावर है ना ये नलीफाई हो जाएगी। तुम सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसलिए टिके हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर है गॉडनेस की, लेकिन अब वो किसी काम की नहीं होगी। वो कह रही है तुम्हारे पास बिल्कुल बैटल आईक्यू नहीं है, बिल्कुल जीरो स्ट्रेटेजी जीरो सब कुछ, लेकिन तुम्हारी ब्रूट स्ट्रेंथ ही है जो तुम्हें अभी तक बचा के रखी हुई है। अपना भाई जो होता है उन लोगों को पहले क्लियर कर देता, देख भाई मेरे को ये सबसे सीन है ही नहीं, ना मैं गॉडनेस को जानता ना तुम लोगों को जानता, मैं यहाँ अटकते हूँ बस। लैंसर कहती है अच्छा तो फिर तुम वो येलो वाली बीम से यहाँ कैसे आए, वो तो सिर्फ गॉडनेस कर सकती है ना। लैंसर फिर से क्लियर कर देता भैया मेरा किसी में कुछ हाथ नहीं है, मैं तो बस एक लेवल 1 का मर्चेंट हूँ जो यहाँ पे आया हूँ, वो गलती से फंस गया हूँ बस। ये सारी बातें सुनने के बाद सोफिया कहते हैं अच्छा तो तू अगर लेवल 1 का मर्चेंट है तो फिर मैं भी ऐसे कोई वेटनेस हूँ है ना। फिर वो लोग कहते हैं भाई कुछ भी हो हमें नहीं पता, हमें तो बस ये सुपारी मिली थी तेरे को मार देंगे, तू जो भी रास्ते में वो पिटेगा सबसे पहले तेरा नंबर है, हम तो हमारा काम पूरा खत्म करके छोड़ेंगे। एंड इसके बाद जो अपना भाई होता है चले ठीक है फिर जब तुम्हें लड़ना है तो अच्छे से लड़ लो। अब अपना भाई बिल्कुल सटक चुका होता है और अब अपना भाई अपनी पहली अंगूठी निकाल देता है जिससे अपने भाई का इनसेन ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। वो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग काय का इस्तेमाल करता है और उसके बाद वहाँ पे अपनी वेव लगा देता है पावर। इतना खतरनाक और इंसेन ऑरा निकलता है कि बंदे जो सामने खड़े होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब हमारा भाई भी ऑरा फार्मिंग के मोड में है, वो सीधे अपनी डिटेक्टिव वाली स्किल्स का यूज करता है, पावर का इस्तेमाल करता है, उसके बाद उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद जो ड्राफ्ट ने उन्हें एक तीर दी थी, एक ऐसा बाण जो कि हमेशा निशाने पे लगेगा जैसे भी फेंको उसे, एंड जैसे उसे शूट करता है सीधे वो उनके ऊपर गिरता है। निशाना बिल्कुल करेक्ट होता है लेकिन वो जैसे तैसे बचे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि दोबारा वापस चूक रहेगा तीर। लैंसर का दिमाग काफी तेज होता है, उसे पता था वापस आएगा, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी किसी काम का नहीं रहता। अब हमारा जो भाई होता है वो वाटर पावर का इस्तेमाल करके एक तीर छोड़ने वाला होता है और हमारे जो लैंसर है वो जानते हैं कि वाटर जो है सबसे पावरफुल एलिमेंट में से एक है और उसको रोकने के लिए लैंसर एक बहुत ज्यादा ताकतवर चीज बनाता है बैरियर सा, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता क्योंकि जो वाटर एलिमेंट है वो उसे चीर फाड़ कर देता है। वैसे के साथ अपने भाई को लगता है कि वो जीत गया है एंड उसके बाद उसे अब और चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी ऊपर से सोफिया निकलते हुए आती है और हमारे भाई पे अटैक कर देती है। लेकिन सोफिया भी बहुत हरामी है भाई, मतलब वो आती है उसके बाद हमारे भाई पर अटैक करते हैं, लेकिन अपना भाई भी काफी तेज चालाक निकलता है, बिल्कुल ही चतुर एंड उससे बच जाता है। और लेकिन जैसे ही हमारे सोफिया एक ऐसे एंगल से अटैक करते हैं जिससे हमारा भाई बच ही नहीं सकता, वो बीच में वो तीर लगा देता है जो ड्राफ्ट ने बनाया था और पता चलता है उन ड्राफ्ट ने जो तीर बनाया था वो ज्यादा ताकतवर
ताकतवर था इवन उसकी तलवार से। सोफिया की तलवार टूटते ही हमारी जो लैंसर होती है काफी चीखने लग जाती है, क्योंकि वही उसकी असल में तलवार थी। हमारी जो सोफिया होती है हमारे भाई को काफी पूरी तरह से जकड़ लेती है ताकि वो और कुछ ना कर पाए। इतने में जो लैंसर होता है वो काफी सारी तलवारें बना देता है आसमान में। सोफिया क्या करती है, सबसे आसमान में जाती है और हमारे भाई को आसमान में छोड़ के आ जाती है नीचे। अब इन लोगों को लग रहा था ये इतनी हाइट से तो फेंका है और साथ में बीच में तलवारें भी है, लगभग जाएगी मर जाएगा ये बंदा, सही है। लेकिन चीजें इतनी आसान होती नहीं है। अपना भाई जो होता है आसमान में ही इनको फोड़ना शुरू कर देता है इन तलवारों को, और आसमान में ऐसा लग रहा होता है जैसे 7 मई का सीन चल रहा है। ये जो अटैक्स होते हैं ये सिर्फ हमारे डीमन साइड नहीं ह्यूमन साइड में भी लग रहे होते हैं। अपना भाई मोकोटो बिल्कुल ही बरसक मोड में जा चुका होता है। अपना भाई को जैसे आसमान से उसके दुश्मन दिखते हैं वो वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसमें अपनी 5 रिंग को लगा देता है, उस तीर में सारी अपनी पावर डाल देता है और उसके बाद ऐसा अटैक करता है कि भैया सारी रिंग अपना अपना कमाल दिखाती है। इतना तगड़ा अटैक होता है, बिल्कुल सुपर सोनिक स्पीड में अटैक होता है और बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा होता है जैसे भरमोस कर रही है नीचे आसमान की। तो ऐसा अटैक होता है कि भैया नीचे बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है पूरी जगह एक नई लेक सी बन जाती है, क्योंकि वो जो पावर था वो वाटर का था, वाटर मैजिक अटैक था। तो पहले डैमेज कर दिया, उसके बाद वहाँ पे जो बचा हुआ पानी था वो बन गया हमारा पानी। लैंसर और हमारी जो सोफिया होती है वो गलती से बच चुकी होती हैं, और क्योंकि हमारा भाई फुल फोकस मोड पे जा चुका था तो उसकी प्रेजेंस वैसी गायब हो गई थी। तो इन लोगों को लगा कि शायद वो मर गया होगा, बचा होगा तो मैं मार दूंगा, ऐसे कह रहे थे। इसी के साथ अपना भाई जो होता है वो अपने घर पे उठता है और देखता है उसके सर्वेंट जो है बाजू में बैठी हुई हैं। थोड़ी देर के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना भाई सभी सर्वेंट जब उसके साथ होते हैं तो उन्हें बताता है कि असल में हुआ क्या था वहाँ पे। वो उन्हें बताता है कि लैंसर जैसा प्राणी भी एग्जिस्ट करता है जो कि इसमें मर चुका है लेकिन फिर भी जिंदा है। शिकी कहते हैं पक्का उस गॉडनेस का ही काम होगा जिसने हमारा जो टेलीपोर्टेशन है उसे हाईजैक किया, उसके बाद तुम्हें जानबूझ के लड़वाया उनसे। जब ये सब बात चली रही होती है तब अपना भाई कहता है कि मेरे को भी मैजिक सीखना पड़ेगा, मेरे को मैजिक के बेसिक सीखने हैं, इसलिए उसे जाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा इस सब चीज़ों के बारे में। लेकिन तुम और म्यू उसके साथ नहीं आ सकते। वो पहले कहता है क्यों नहीं आ सकता भाई, हम तो आएंगे। लेकिन हमारा भाई कहता है नहीं तुम मेरे ट्रम्स कार्ड्स हो तो तुम नहीं आ सकते। मैं नहीं चाहता कि गॉडेस को तुम्हारे बारे में पता चले। और कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद लड़कियां जो है वो खुश हो जाती हैं और कहते हैं चलो ठीक है जा लो। तब ये तमाम होती है, वो एक नई जो उसकी छोटी जो वर्जन होती है उसको मिलाती है हमारे भाई से एंड कहते हैं कि ये देखो ये मैंने नया बनाया है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी रिंग वाली पावर है तो भाई ये पिछली वाली से ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसलिए जो अपना भाई होता है इसका नाम रखता है कोमो। डिटो बिल्कुल ही पिछले वाली की तरह ही है, लेकिन फर्क ये है कि इसके बाल के कलर अलग है बस। जब अपना भाई इसका नामकरण कर ही रहा होता है तभी जो मैं तमाम होती है वो कहते हैं वैसे पता है ये तुम्हारे मेरे से मिलके बना है हम दोनों के माना से, तो ये हम दोनों का बच्चा कह लो। जिस चीज को सुनने के बाद म्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती, कहती है अच्छा ऐसा है। इसके साथ हमें पता चलता है कि असल में अब जो दूसरे वो क्लैन वाले लोग थे वो जो एल्फ नहीं थे लेकिन उनके रिश्तेदार थे, ये लोग भी डेमिक क्लैन में आ चुके हैं और यहाँ पे अब रहने शुरू कर दिया इन लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब हमारे भाई की सिटी काफी अच्छी सी चल रही है और साथ ही साथ हमारे भाई की जो दुकान है मर्चेंट सिटी में वो भी अब काफी शुरू हो चुकी है, काफी अच्छी सी चलनी शुरू हो चुकी है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जो कस्टमर्स है वो कंप्लेन कर रहे हैं डेमी ह्यूमंस के बारे में कि आखिर ये क्यों यहाँ पे एम्प्लॉय ये सब। लेकिन तब जो ड्राफ होता है वो उनमें से एक का नाइफ ले लेता है और कहता है कि रुको एक मिनट मैं ठीक करके देता हूँ। उसके बाद उसे फ्री में ठीक करता है, उस बंदे को वापस करता है उस कस्टमर को। कस्टमर जो होता है उसकी शार्पनेस देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारे जो म्यू होते हैं वो उसको टेस्ट भी कराती है। कस्टमर को चोट लग जाती है लेकिन तभी हमारे जो एरिस होती है वो उस डेमी ह्यूमन को एक अपना हीलिंग स्पेल देती है और कहती है इसका इस्तेमाल करो ये भी बहुत बढ़िया है ये वो। एंड इसके बाद इनकी पूरी दुकान चलना शुरू हो जाती है और नए कस्टमर उनके पास आना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो होते हैं ये हमारे कमोए और हमारे शिकी देख रहे होते हैं दूर से ही। इसी साथ हमें पता चलता है कि जैसे कि हमें पता ही था हमारे भाई ने इतनी तबाही मचाई थी वहाँ पे उन दोनों के ऊपर, लैंसर और सोफिया के ऊपर, कि आजू बाजू में जो हमारे डीमन क्लैन वाले थे और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन क्लैन वाले थे उनमें भी काफ़ी फेसेस हुए हैं कैजुअलिटीज। इसी के साथ हमें एक और नई बात पता चलता है कि असल में हमारे भाई को अब थर्ड हीरो बुलाया जाने लगा है, क्योंकि 2 ऐसे पहले से हीरोज हैं जो हमारे गॉडेस ने यहाँ पे लाए रखे हैं। एंड तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो भाई होता है वो याद कर रहा होता है अपने पेरेंट्स को, उसकी क्रश को, कि आखिर वो लोग कैसे रो रहे थे उसके वजह से, लेकिन अब वो यहाँ पे एक बढ़िया इंसान बनेगा। तभी आना वहाँ पे आते और हमारे भाई को कहते हैं चलो फिर मेरी फेयरवेल पार्टी हो रही है चलो वहाँ पे। एंड हमारे भाई को याद आता है कि आखिर ये सब चीजें कैसे शुरू हुई थी और ये जो नई दुनिया ये इतनी भी बुरा नहीं है जैसे उसको लगता था। और ये सारी बातें शिकी भी सुन रहा था एंड वो कहता है कि कोई नहीं हम लोग घर वापस जरूर जाएंगे। एंड इसी के साथ हमारा जो आज का सीजन है वो यहीं पे खत्म होता है, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।